चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है हम लोग का जैव प्रक्रम, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला सवाल यहीं से बन जाता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारे पूछ सकता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उसको बताइए। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे लाइफ प्रोसेस को, तो लिखना कि द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन या प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। यानी कि हम अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक प्रोसेस करते हैं उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन का लेना, है ना, रिस्पायरेशन का होना, ट्रांसपोर्टेशन का होना और एक्सक्रीशन का होना, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। अक्सर एग्जाम में देखा गया है ये कि ऑप्शन में तुमको रिप्रोडक्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन जो है लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो चीज़ें जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या है, न्यूट्रिशन है, भोजन का प्राप्त करना, ठीक है, खाना को ऑब्टेन करना, समझिए बात। रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है, समझिए। तो देखो न्यूट्रिशन के बारे में क्या कहा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, है ना, फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, है ना। जब हम लोग बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्लियर है बात। और फोर्थ हमारा प्रोसेस है जो है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बॉडी में, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये चार जो है हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ये चार हमारा लाइफ प्रोसेस है, यानी कि ये चार चीजें जो है हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। क्लियर है बात। यहाँ पे हम लोग अब न्यूट्रिशन का जो है ना टाइप्स देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो है तुम्हारा आ सकता है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ हम स्टार बना देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है तुमसे कि बताओ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है, समझे आप बात। इस तरीके का सवाल तुमसे पूछ सकता है। तो देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरीके का न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है ना बात। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्लियर है बात। और जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ना बनाए, ठीक है, अपना खाना खुद ना बनाए, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफ, ठीक है। और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर है बात। तो तुमसे ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, उसका जो है टाइप्स के बारे में बात किया है। तो अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स में, तो सबसे पहला जो है टाइप वो हमारा क्या होता है, होलोजोइक, है ना। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड इंटरनली डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस। ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, यानी कि डाइट लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, ह्यूमन में, डॉग में और अमीबा में। स्पेशली एग्जाम्पल में आपको अमीबा देके पूछ सकता है, ठीक है। तो अमीबा जो है उसमें हमको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है बॉडी के अंदर, है ना, इंटरनली क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, समझे बात। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि किसके अंदर आता है, हेटरोट्रॉफिक के अंदर आता है। क्लियर है बात। सबसे पहले न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फिर हमने देखा होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है बात। अब इसमें एक और है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक जो है वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो सड़े गले मरे हुए चीजों से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, ठीक है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर है बात, है ना। और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं।
क्लियर है? इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। और यही जो है डिकम्पोजर्स भी होते हैं। यही क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स भी होते हैं। समझे आप बात? यही जो है वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन का काम करते हैं। और ये डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। याद रखना है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है तुम्हारा फंजाई मशरूम, तो याद रखना सैप्रोफाइट्स में तुम बैक्टीरिया और फंजाई को लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अब तुम्हारा है पैरासिटिक। हेटरोट्रॉफिक का नेक्स्ट जो टाइप है वो तुम्हारा क्या है? पैरासिटिक। पैरासाइट क्या होते हैं? देखो, पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो तुम्हारे बॉडी के ऊपर रहेंगे या तुम्हारे बॉडी के अंदर, और वहां से क्या करते हैं? वो भोजन को प्राप्त करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि होस्ट को क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। ठीक है। और वो जो भोजन को प्राप्त कर रहे हैं उनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कहलाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है पैरासाइट। क्लियर है बात? तो लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी होस्ट, ऑफन काउजिंग हार्म, अक्सर उनको हार्म पहुंचाकर, नुकसान पहुंचाकर, है ना। जैसे हमारे बालों में जूइंग होता है। ठीक है। तो तुम्हारा कैस्क्यूटा हो गया एक प्लांट, और लाइस, ये दोनों तुम्हारा एग्जांपल हो गया किसका? पैरासिटिक का। टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से सवाल आ सकता है, जहां से भी सवाल आ सकता है वहां स्टार बना देंगे। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर सॉइल से लेते हैं बाय द रूट, है ना। उसके बाद क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होता है, और सनलाइट से जो एनर्जी है वो ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है बात? सन के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाता है ग्लूकोज, और क्या बनाता है? ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? और ये जो प्रोसेस है लाइट के प्रेजेंस में प्लांट का खुद से खाना बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। क्लियर है बात? तो देखो लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। और याद रखना क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि नेसेसरी कंडीशन, यानी कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? तो सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, है ना। ये रिक्वायरमेंट्स हो गया तुम्हारा। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा, वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। क्लियर है बात? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। और मोस्टली प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? लीफ में। सबसे ज्यादा किस में होता है? लीफ में। मोस्टली जो अगर पूछेगा कि मोस्टली प्लांट के कौन से पार्ट में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, तो कहना लीफ में होता है। किस में होता है? लीफ में। ठीक है। और जो गैसों का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के द्वारा। स्टोमाटा एक ओपनिंग होता है, बता चुके हैं, है ना। और पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जो है वो तुम्हारा क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है। स्टार्च के रूप में प्लांट जो है फूड को स्टोर करके रखता है। और जो ह्यूमन बींग्स है या जानवर है, ठीक है, जानवर जो है वो क्या करता है? अपने भोजन को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है। तो अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात तो एकदम क्लियर है। अब इसमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है इसको हम लोग करेंगे। तो देखो, अमीबा जो है वो हमारा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये स्ट्रक्चर है अमीबा का। अमीबा जो है इरेगुलर शेप का होता है ना। हम कई बार बता चुके हैं अमीबा कैसा होता है? इरेगुलर शेप का होता है। ये अमीबा का हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे है फूड पार्टिकल्स। ये क्या करता है? अमीबा के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, है ना। जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये स्यूडोपोडिया जो है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब लेग, ये अमीबा का फॉल्स लेग है। समझ में बात? और इसी के मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से ही अमीबा क्या करता है? फूड को कैप्चरिंग करता है। ठीक है। फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है। समझ में बात? और मूवमेंट भी करता है। समझ में आया? तो स्यूडोपोडिया की मदद से ही जो अमीबा है वो फूड को कैप्चर करता है और साथ ही साथ मूवमेंट भी करता है। तो यहाँ पे ये फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स को स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा क्या करेगा? कैप्चर करेगा, है ना। देखो यहाँ पे स्यूडोपोडिया की मदद से क्या कर रहा है? फूड पार्टिकल्स को घेर रहा है धीरे धीरे। और जब फूड पार्टिकल्स को घेर ले रहा है तो यहाँ पे एक वैक्यूल्स बन रहा है जिसे हम लोग फूड वैक्यूल्स कह रहे हैं, जिसके अंदर फूड पार्टिकल चला गया, है ना। और इस तरीके से अमीबा ने क्या किया? अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त किया। और डाइजेशन कहाँ करेगा? बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे डाइजेशन इंटरनली होता है। क्लियर है बात?
तो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। देखो यहाँ पे उससे पहले पॉइंट लिखा है डज नॉट हैव फिक्स शेप, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अमीबा टेक केयर इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अमीबा फूड किससे लेता है, एक टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है ना, उससे जो है वो अमीबा क्या करता है, अपने फूड को प्राप्त करता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्लियर है बात। उसमें क्या होता है, फिर वो एक फूड वैक्यूल्स को जनरेट करता है ना। फूड वैक्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो सिंपलर सब्सटेंस में फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। क्लियर है बात। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देन अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू द सेल सरफेस एंड इज थ्रोन आउट, फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकाल देगा अमीबा, ठीक है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये तुमसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा क्या हो गया, माउथ हो गया, है ना। माउथ से जैसे नीचे उतरोगे तो ईसोफेगस, ईसोफेगस को और क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है। क्लियर है ना ये बात। ईसोफेगस को और क्या कहा जाता है, फूड पाइप कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके पास देखोगे नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, स्टमक है। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकलता है ना। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, याद रखना, ठीक है। लीवर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हर वो पॉइंट को हम बोल देंगे जिससे तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। क्लियर है बात। उसके बाद तुम्हारा ये गॉल ब्लैडर हो गया, इधर पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज के बारे में बताया था कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड होता है, मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, साइज अगर पूछेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे रेक्टम हो गया और अनस हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम बनाकर तुमको लेबलिंग कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है फ्रॉम माउथ टू अनस, मुंह से अनस तक, है ना। मुंह से अनस तक जो लॉन्ग ट्यूब है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद अगर माउथ में देखें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे टीथ कहते हैं। टीथ टोटल कितने तरीके का होता है, 4 तरीके का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। और 2 बार आता है। फर्स्ट टाइम जो आता है उसे टेम्पोरेरी टीथ कहते हैं, टेम्पोरेरी टीथ को ही मिल्क टीथ कहते हैं, और वो 20 इन नंबर होता है, 20 होता है, ठीक है। और उसमें कौन सा दांत नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता है, याद रखना ये सब बात को, ठीक है। समझ में बात। और परमानेंट टीथ जो है वो कितना होता है, टोटल 32 होता है। एक्चुअल में 32 होते होते कई उम्र लग जाता है, समझ में बात। और टीथ का काम क्या होता है, क्रशिंग या कटिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस, फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट करने का काम किसका होता है, टीथ का होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। और सलाइवा में एंजाइम होता है कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, यह याद रखना, है ना। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है। यही सलाइवरी अमाइलेज की वजह से हमारे माउथ से ही डाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। ये पूछा जा सकता है कि माउथ में जो डाइजेशन है वो किसका होता है, माउथ में जो डाइजेशन है वो स्टार्च का होता है, ठीक है, स्टार्च का होता है ना। माउथ में डाइजेशन किसका होता है, स्टार्च का होता है। और कौन करवाता है, सलाइवरी अमाइलेज कराता है। क्लियर है बात। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, जो कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सिंपल शुगर में, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम लोग और क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जिससे फूड जो है वो नीचे की तरफ यानी स्टमक की तरफ क्या होता है, पुश होता है। क्लियर है बात। अगर हम बात करें स्टमक का तो स्टमक जो है वो एक तरीके का गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है जिसके वजह से मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है। और इसमें एंजाइम्स होते हैं कौन से, पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। क्लियर। स्टमक में अगर हम बात करें तो देखो लिख रहा है कि म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो स्टमक के अंदर क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इतना खतरनाक एसिड है, तो वो स्टमक जो है फिर क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है, क्यों अच्छे तरीके से रह पा रहा है, बिकॉज स्टमक का जो लाइनिंग है उसमें क्या होता है, म्यूकस लगातार सिक्रीट होता है ना। और म्यूकस के वजह से वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कुछ नहीं कर पाता है स्टमक के स्किन को या स्टमक के लेयर्स को, ठीक है। अब बात करते हैं लीवर का। तो लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय लीवर। बाइल जूस जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, बाइल जूस जो है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बाइल जूस जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से सिक्रीट होता है। क्लियर है बात। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, अगर पूछ ले कि बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, है ना, गॉल
ब्लैडर में। क्लियर है बात? गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है और से जो है बाइल जूस जो है तुम्हारा सिक्रीट होता है। क्लियर है? और बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। ये एसिडिक फूड एल्कलाइन, जो एसिडिक फूड है, ठीक है, उसको क्या करता है? एल्कलाइन करता है, बेसिक करता है ना, न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है। और ये बाइल जूस का काम क्या है? इमांसिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरीके के एंजाइम्स होते हैं, बताया था, है ना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। क्लियर है बात? ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो है वो इमल्सिफाई करता है फैट को, ठीक है, फैट को और ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो लॉन्गेस्ट एंड क्वाइल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट अगर तुमसे पूछ लेगा तो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे तरीके से डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का पूरे तरीके से डाइजेशन हो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है, 2 जगह डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में और इसोफेगस, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन और इसोफेगस में कभी भी डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और साल्ट का, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास, लीवर और पैनक्रियास से जो सिक्रीशन है उसको ये रिसीव करता है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विलाई, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। और सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स को, एब्जॉर्ब करके फूड को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा फूड में से और उसको उसमें सप्लाई करेगा और ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स तक जो है वो जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो एब्जॉर्ब करता है मोर वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। रिमेनिंग वेस्ट सेंड टू अनस, और बाकी जो रिमेनिंग वेस्ट बच जाएगा वो अनस में चला जाएगा और अनस के थ्रू फिर रिमूवल। क्लियर है बात? अब अनस की बात करें तो क्या है? एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय अनस, जो एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल का उसको कौन रेगुलेट करता है? अनस करता है ना। यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, समझे बात को, इंस्पेक्टर प्रेजेंट होता है। और जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, ठीक है, तो अगर एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो किस में टूटता है? अमीनो एसिड्स में। क्लियर है बात? कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में। और फैट्स जो है वो किस में टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्रोटीन जो है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है? अमीनो एसिड में। क्लियर है बात? कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में। और फैट्स जो है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्लियर है बात? अब यहाँ पे 2 तरीके का रिस्पायरेशन होता है, इसको देख लेते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन हम वैसे रिस्पायरेशन को कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो, है ना, वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, वैसे रिस्पायरेशन को हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन वैसे रिस्पायरेशन को कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, ठीक है, वैसे रिस्पायरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पूरे तरीके से ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अकर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। उसके बाद एनारोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता है, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी कम प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म, और ये सिर्फ कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक रिस्पायरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और एरोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये एक सवाल भी आ सकता है क्लास 10th में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। तो जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तब इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है, याद रखना। पूछा है कि कौन से रिस्पायरेशन से इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। कौन सा रिस्पायरेशन? एनारोबिक रिस्पायरेशन से जो है वो तुम्हारा इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बन रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन का। तो रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है। मतलब कि जो फूड है उससे जब हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे हमने कई बार बता रखा है कि C6H12O6 ये हमारे पास फूड है, ठीक है। तो हम जब ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है इसको तोड़ता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP में, इसमें जो है ये तोड़ देता है इसको, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है? इस फूड के टूटने से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें ATP मिलता है जो कि एनर्जी है ना।
क्लियर है बात। तो रिस्पायरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। फूड से जो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर है बात। अब उसमें एक टर्म आता है तुम्हारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जो है तुम्हारा नॉर्मली इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, यानी सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना तुम्हारा क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। क्लियर है बात। तो ये जो है एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर, है ना। इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी सांस लेना और छोड़ना क्या है? ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना जब भी रिस्पायरेशन का बात हो तो रिस्पायरेशन में 4 फिजिकल प्रोसेस होता है और 1 केमिकल प्रोसेस होता है, और सिर्फ ये 1 केमिकल प्रोसेस यही है जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन हुआ, मतलब कि जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में तोड़ना। ठीक है, उसके बाद हैपेंस इन लंग्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहाँ होता है? लंग्स में होता है। क्लियर है बात। और ब्रीथिंग के समय कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब यहाँ पे जब हम रिस्पायरेशन एज अ केमिकल प्रोसेस अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जब हम फूड को क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिस्पायरेशन का कौन सा प्रोसेस हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। क्लियर है बात। और जब हम क्या कर रहे हैं रिस्पायरेशन का, जब हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो कि फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना और छोड़ना। क्लियर है ना ये चीज। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? सेल्स में होता है। तो ब्रीथिंग वाला जो फिजिकल प्रोसेस है वो कहाँ है? लंग्स में। ठीक है, और जो केमिकल प्रोसेस है वो तुम्हारा कहाँ है? सेल्स में। ठीक है, इसलिए सेल्यूलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। तो अगर तुमसे सेल्यूलर रिस्पायरेशन पूछ ले तो इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये पूछ सकता है कि ये एटीपी में कितना फॉस्फेट है, तो कितना फॉस्फेट हो जाएगा? नंबर ऑफ फॉस्फेट अगर पूछेगा तो ट्राई, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स का। नॉस्ट्रिल्स क्या है? नॉस्ट्रिल्स वो पार्ट है जिससे एयर जो है वो क्या करता है? इंटर करता है। ठीक है, एयर जो है इंटर करता है। ये नोज है, नोज में जो 2 छेद है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ बात। तो नॉस्ट्रिल्स जो है वो क्या है? एक पैसेज है जिससे क्या होता है? एयर इंटर करता है अंदर में। फिर उसके बाद नेजल पैसेज है, हैज हेयर लाइनिंग फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अंदर देखोगे तो नेजल पैसेज है ना। नेजल पैसेज में क्या होता है? हेयर होता है। हेयर किस लिए होता है? हेयर इसलिए होता है ताकि क्या कर सके? एयर को फिल्टर कर सके, है ना। जो डस्ट पार्टिकल ये सब जा रहा है उसको फिल्टर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइंड विथ म्यूकस, वो म्यूकस से लाइंड होता है। ठीक है, वहां म्यूकस प्रेजेंट होता है और उसके वजह से क्या होता है? ट्रैप करता है डस्ट को एंड डट पार्टिकल को। डस्ट को और डट पार्टिकल को वो क्या करता है? ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, अंदर नहीं जाने देता है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसका हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है वो क्या है? हमारा कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर के लिए। ठीक है, फूड और एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा क्या है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स को ही क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो लैरिंग्स को जो है वो क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। या ऐसे पूछा जा सकता है कि लैरिंग्स को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। ठीक है, तो याद रखना लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंटेन वोकल कॉर्ड। ठीक है, लैरिंग्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है और इसमें क्या होता है? हमारा वोकल कॉर्ड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इसमें ट्रैकिया है जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। याद रखना ईसोफेगस को फूड पाइप और ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। ये क्या करता है? एयर कैरी करता है। और जो ईसोफेगस है वो किसको कैरी करता है? फूड को कैरी करता है ना, क्योंकि उसका नाम दूसरा क्या है? फूड पाइप है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है इसमें ऑफ एयर पैसेज, ताकि जो एयर पैसेज है ना वो कोलैप्स ना कर सके, उससे प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, सी सेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, याद रखना। उसके बाद आगे बात करें तो इसमें ब्रोंकस होते हैं। 2 ब्रोंकाई कनेक्ट ट्रैकिया टू ईच लंग्स। 2 ब्रोंकाई होते हैं, है ना, इस तरीके से आते हैं तुम्हारे और क्या करते हैं? लंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लंग से तुम्हारा क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। क्लियर है बात। फिर उसके बाद तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स होता है। ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू मेनी स्मॉलर ट्यूब्स। हर ब्रोंकस जो है छोटे छोटे ट्यूब्स में क्या करते हैं? डिवाइड कर जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है बात। फिर इस ब्रोंक्यूल्स के नीचे इस तरीके से ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है? स्मॉल एयर सैक्स है, छोटा छोटा एयर का झोला है एक तरीके से, है ना। स्मॉल एयर सैक्स है जहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का।
ठीक है, डायग्राम है ये, इस डायग्राम को देख लो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या नोज है ना, नोज हो गया, नोज के नीचे आ जाओ, माउथ हो गया, माउथ के नीचे लैरिंग्स हो गया, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर तुमको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे तुम्हारा फेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। लैरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा ट्रैकिया हो गया, ठीक है। उसके बाद लंग्स, ट्रैकिया जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैकिया हो गया, ये लंग्स हो गया तुम्हारा, और क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। लंग्स अगर पूछेगा कितना होता है तो याद रखना 2 इन नंबर, है ना, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, ठीक है। समझ में बात, राइट लंग्स जो है वो बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स जो है वो छोटा होता है, और दोनों लंग्स के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में हम लोग रेस्पायरेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू स्टोमाटा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। ये चीज तो हम लोग जानते हैं ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो ओपनिंग है उसे स्टोमाटल पोर कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइड साइड सेल है इसे गार्ड सेल कहा जाता है, गार्ड सेल, गार्ड सेल और स्टोमाटल पोर दोनों मिलकर तुम्हारा क्या बनाता है, स्टोमाटा बनाता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये बात को याद रखना, समझ में आया बात। अब आगे देखो, डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, क्लियर है बात। और रेस्पायरेशन कर कर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बात, समझी बात को। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, है ना। और जब रेस्पायरेशन करेगा तब क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। CO2 इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। और इसका नेट रिजल्ट क्या है, ऑक्सीजन इज गिवन आउट, ऑक्सीजन को जो है वो क्या करता है, बाहर निकालता है ना। ये डे टाइम का कहानी हो गया। अब में अगर रात की बात करें तो यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन होता है, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जब भी रेस्पायरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और इसका नेट रिजल्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये डे टाइम हो गया, नाइट टाइम का काम हो गया, समझ में बात। अब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वाटर में उसका इस्तेमाल करता है ना। जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन घुल जाता है वाटर में, उसका इस्तेमाल ये करते हैं, ठीक है। और इनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो ज्यादा होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इधर अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रह रहे हैं, है ना। तो उनकी अगर हम बात करें तो ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो क्या होता है, इनमें कम होता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगर ब्रीथिंग इन फिश अगर हम बात करें तो फिश में ब्रीथिंग कैसे है, फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ, माउथ को थ्रू जो है वो क्या करता है, वाटर लेता है। वाटर इज फोर्स पास द गिल्स, वाटर जो है वो फिर पास करेगा कहाँ, गिल्स में, है ना। और डिसॉल्व ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है फिश में, तो फिश में अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलेगा तो क्या बोलना कि गिल्स होता है, क्या होता है, गिल्स, ठीक है। और बोलेगा ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, लंग्स होता है। समझिए बात, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होता है, लंग्स होता है। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, ठीक है। एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्लियर है बात। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स कहने का मतलब खून का पाइप, जैसे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ठीक है। आगे आएगा। अब यहाँ पे हम लोग हार्ट के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा सर्कुलेशन पे बात करते हैं। तो देखो हार्ट क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, दैट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। ये इतना बड़ा होता है जितना बड़ा हमारा मुट्ठी होता है ना, उतना ही बड़ा क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे पहले पॉइंट याद रखना, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, अओर्टा, और लार्जेस्ट वेन कौन सा होता है, वेना कावा, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन होता है, अओर्टा, और लार्जेस्ट वेन कौन होता है, वेना कावा होता है। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया है। उसके बाद हम सर्कुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो नंबरिंग है उस पे मत जाना, हम बताते हैं किस तरीके से जो है एक्चुअल में
प्रॉपर वे है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी का जो ब्लड है, बॉडी का जितना भी ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। किस में जाता है? राइट एट्रियम में। हमको मालूम है ना हार्ट का 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बॉडी का जितना भी ब्लड है वो कहाँ जाता है? सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, यानी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को अगर हम मिला दे तो कॉमनली हम लोग वेना कावा कहते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। क्लियर है बात? राइट एट्रियम में जाता है। तो देखो सबसे पहले ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम में गया, ठीक है। राइट एट्रियम से देखो यहाँ लिखा है ना वेना कावा, समझिए बात। तो राइट एट्रियम से ब्लड फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, समझिए बात। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है तुम्हारा लंग्स के पास। किसके पास जाता है? लंग्स के पास, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जो ब्लड जा रहा है वो कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स तक जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा है। क्लियर है बात? ये सब चीज याद रखना। उसके बाद लंग्स से जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्लियर है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अओर्टा के थ्रू, जो कि मेन आर्टरी है या कह लो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी का, उसके थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जो है हमारा ब्लड जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, पूरे बॉडी तक। तो ये है हमारा सर्कुलेशन, उसी को यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि आर्टरी जो है वो क्या करता है? कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट, है ना, अवे फ्रॉम हार्ट, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर। मतलब कि हार्ट से बॉडी तक ब्लड को ले जाने के लिए कौन सा पाइप है? आर्टरी। और बॉडी का ब्लड को हार्ट में लाने के लिए कौन सा पाइप है? वेन। क्लियर है ना बात? ठीक है। वेन जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द हार्ट, हार्ट तक, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में यहाँ पे डिफरेंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें तो आर्टरी जो है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाता है ब्लड को, ठीक है। वेन्स की बात करें तो रिटेन ब्लड टू द हार्ट। वेन क्या करता है? बॉडी के ब्लड को हार्ट में लाता है। वेन क्या करता है? बॉडी के ब्लड को कहाँ लाता है? हार्ट में लाता है। और आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाता है, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ले जाता है। क्लियर है बात? और कैपिलरीज क्या है? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। आर्टरी और वेन के मिलने से बनता है ये कैपिलरीज, है ना, और ये एक्सचेंज में मदद करता है, सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारा आर्टरीज होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिच होता है, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। क्लियर है बात? और वेन्स की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर कैपिलरीज की बात करें तो दोनों तरीके का ब्लड वहां पे तुमको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। बिकॉज ये कैपिलरीज बनता कैसे है? ये कैपिलरीज आर्टरी और वेन के मिलने से बनता है। आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों के मिलने से कैपिलरीज बना है। तो कैपिलरीज के पास तो दोनों ब्लड होगा ना, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कह रहा है। प्रेशर की बात करें तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। आर्टरी में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, बिकॉज आर्टरी का वॉल थिक होता है, ठीक है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है बिकॉज आर्टरी का वॉल क्या होता है? थिक होता है। और वेन की बात करें तो वेन में प्रेशर क्या होता है? कम, ठीक है। वेन में जो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर होता है और यहाँ मॉडरेट प्रेशर है, ठीक है। वॉल्स की बात करें तो थिक एंड इलास्टिक वॉल होता है आर्टरी का, है ना। आर्टरी का वॉल कैसा होता है? थिक और इलास्टिक होता है। दूसरी तरफ वेन्स की बात करें तो थिन और लेस इलास्टिक होता है। और यहाँ पे कैपिलरीज की बात करें तो वेरी थिन। अक्सर सुने होंगे कि नस फटिया, नस फटिया। नस जो फटता है ना वो एक्चुअल में क्या फटता है? वो कैपिलरीज फटता है। क्या फटता है? कैपिलरीज, क्योंकि उनका वॉल काफी थिन होता है, समझिए बात। कैपिलरीज फटता है, उसके वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है ना। बहुत सारे को देखोगे नोज से ब्लीडिंग हो रहा है और माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है, डिफरेंट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वहाँ यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कैपिलरीज फट गए, ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज के जो वॉल है वो थिन होते हैं काफी ज्यादा। समझ में आया बात? ठीक है। वाल्व की बात करें तो आर्टरी में कोई वाल्व नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन जो अगर वेन है उसमें हमारा जो है वाल्व है वो प्रेजेंट होता है, ताकि यूनि डायरेक्शनल फ्लो कर सके और बैक फ्लो को हम लोग रोक सकें, ठीक है। और यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये तो हालांकि हम लोग डील कर लिए हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाल्व आर प्रेजेंट इन वेन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
वाल्व्स जो प्रेजेंट होते हैं वेन में, वो किस लिए होते हैं? बैकफ्लो को रोकने के लिए, ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए। मतलब वेन जो बॉडी के ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है, कहीं ना ऐसा हो कि वापस वो ब्लड बॉडी में आने लगे, इस फ्लो को, इस बैक फ्लो को रोकने के लिए जो है हमारे पास वेन में क्या प्रेजेंट होता है? वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझना बात? एक तरीके का समझो कि ढक्कन है कि पार हुआ रुक गया, पार हुआ रुक गया, समझना बात? अब ब्लड की कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, ब्लड की कंपोनेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है ना? प्लाज्मा होता है, और उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? ब्लड सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, समझिए बात? तो ब्लड में प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अभी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड मीडियम, ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, इसका क्या करवाता है? ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्लियर है बात? अब दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखते हैं आरबीसी होता है हमारे पास, रेड ब्लड सेल, जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन का। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा कितना होता है? 55% ऑफ द ब्लड, याद रखना। और 45% ऑफ द ब्लड हमारा क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स कहने का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, समझ में आ बात? तो ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आरबीसी जो है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि व्हाई आरबीसी इज रेड इन कलर, क्यों जो है आरबीसी रेड कलर का होता है? तो कहना है कि आरबीसी रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना? उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और नॉर्मल इंसान में 12 से 16 ग्राम पर एमएल ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर उससे कम है तो उस आदमी को हम लोग कहते हैं कि वो एनीमिक पेशेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, आरबीसी का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट, याद रखना। आरबीसी का एक और नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्लियर है बात? और व्हाइट ब्लड सेल जो है इसका काम होता है फाइट करना इन्फेक्शन से। ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज और किल करता है पैथोजन को। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपको बताना है कि कौन सा सेल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। तो याद रखना, प्लेटलेट जो है ना वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब कि मान लो हमारा वेसल्स इंजर हो गया, हम गिर गए, ठीक है, छिला गया, तो ये जो खून रुक जाता है कुछ देर के बाद, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, है ना, ब्लड कोगुलेशन। तो ये जो ब्लड कोगुलेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है ना, इसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट है। ठीक है, हालांकि हायर क्लास में जाओगे तो बहुत सारा आगे डिटेल में पढ़ोगे, 13 फैक्टर होता है अलग अलग, समझ आए बात, जिसे हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। लेकिन सेल्स में याद रखना प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। क्लियर है बात? और डेंगू एक बीमारी है, उसी के केस में तुम सुनी होगे कि प्लेटलेट क्या होता है? कम हो जाता है ना, प्लेटलेट जो है उसमें कम हो जाता है। नॉर्मल जो प्लेटलेट का रेंज है वो 1.5 लाख से 4 लाख है, याद रखना। प्लेटलेट का रेंज कितना है? 1.5 लाख से 4 लाख है नॉर्मल। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख है, समझिए बात। और आरबीसी का लाइफ स्पैन याद रखना 120 दिन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन होता है। और प्लेटलेट को हम लोग और क्या कहते हैं? प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। तो हो सकता है ऑप्शन में प्लेटलेट ना देके थ्रोम्बोसाइट दे दें। ठीक है, तो याद रखना है। लिम्फ का कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लिम्फ जो है वो तुम्हारा पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, कलरलेस फ्लूइड होता है, लेस प्रोटीन होता है ब्लड के कंपैरिजन। ठीक है, कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड, कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड है इंटेस्टाइन से कैरी करने का काम करता है। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, और जो एक्सेस फ्लूइड है उसको ब्लड में बैक जो है वो क्या करता है? ड्रेन करता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है? तो हम लोग को मालूम है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट कराता है भाई? वाटर और मिनरल्स का, है ना। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है? फूड का। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? फ्लोएम कराता है। फास्ट से फूड, फास्ट से फ्लोएम, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम कराएगा। ठीक है, और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? जाइलम कराता है। क्लियर है? डायरेक्शन की बात करें तो ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है ना, और फ्लोएम जो है वो तुम्हारा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, अप एंड डाउन। और प्रोसेस की बात करें तो ये एक फिजिकल फोर्सेस से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, समझिए बात। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और मेन टिश्यू जो है वो तुम्हारा जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स है।
और यहाँ पे तुम्हारा सीव ट्यूब से और कॉम्पेनियन सेल्स है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और यहाँ पे तुम्हारा जाइलम दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि रूट प्रेशर, रूट टेक्स अप आयरन फ्रॉम सॉइल विच क्रिएट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन। तो देखो क्या कह रहा है कि रूट्स जो है वो क्या करता है, आयंस को लेता है सॉइल से, है ना, डिफरेंस को क्या करता है, क्रिएट करता है। आयंस के बीच में जो डिफरेंस है ना, क्रिएट डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन, ये जो आयन है उसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और वाटर फ्रॉम सॉइल मूव इनटू द रूट्स, उससे क्या होता है, जो वाटर सॉइल में है ना वो तुम्हारा रूट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम एंड वाटर स्टेडली पुश अपवर्ड, और इस तरीके से कांस्टेंट मूवमेंट होता है और वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। समझ में बात? तो इस तरीके से जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करा पाता है। अब यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। टेम्परेचर रेगुलेट करता है प्लांट का। डे टाइम में मेजर फोर्स इज ट्रांसपायरेशन पुल, है ना, डे टाइम में ज्यादा चांस होता है कि ट्रांसपायरेशन हो, नाइट टाइम में किसके द्वारा लगता है? रूट के द्वारा, ठीक। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो देखो ट्रांसलोकेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। प्लांट में कौन से पार्ट में फूड बन रहा है, कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है? लीफ में। लीफ से अलग अलग पार्ट तक जब ट्रांसफर हो रहा है फूड का, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। क्लियर है? फ्लोएम ट्रांसलोकेट द फूड मेड इन द लीव्स, जो लीव्स में खाना बना है उसको फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। तो सारे पार्ट्स क्या करता है? उसको पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है चीज? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। डायग्राम देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ किडनी बनाना, नीचे दो पाइप उतारना, यूरेटर, बीच में यूरिनरी ब्लैडर और नीचे यूरेथ्रा उतार देना, ठीक है। समझिए बात? एक तरफ रीनल आर्टरी और एक तरफ रीनल वेन दिखा देना। इस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट किडनी हो गया, लेफ्ट रीनल वेन हो गया, अओर्टा हो गया, लेफ्ट यूरेटर हो गया, वेना कावा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। क्या है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। मेन ऑर्गन कौन है? किडनी। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनी। ये सब रिमूव होता है ब्लड से, है ना, किसके थ्रू? किडनी के थ्रू। क्लियर है बात? अब पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है हमारे बॉडी में, है ना, एक जोड़ा यूरेटर्स होता है, कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। क्लियर है बात? यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर अंटिल इट इज पास आउट, ठीक है, अंटिल ये यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक इसको पास ना कर दिया जाए, है ना। कैसा होता है? मस्कुलर होता है, अंडर नर्वस कंट्रोल होता है, जब तक ब्रेन से सिग्नल ना दोगे तब तक ये पास होने नहीं देगा, ठीक है। यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा वो पाइप है जो क्या करता है? यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। क्लियर है चीज? ठीक है। आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो देखो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? हमारा नेफ्रॉन होता है। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। कितना होता है? लगभग 1 मिलियन होता है, याद रखना, है ना, 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है एक किडनी में। पार्ट की बात करें तो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स के यहाँ पे गुच्छे होते हैं। बोमेस कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर होता है, डेट सराउंड ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट, जो सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को और फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेप प्रोसेस, है ना। तो स्टेप में देखो एक पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड एंड साल्ट्स आर फिल्टर्ड इनटू बोमेस कैप्सूल, ठीक है, ये सबको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या है? यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, ये सबको रीएब्जॉर्ब किया जाता है कैपिलरीज के द्वारा। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ट्यूब्यूल में सीक्रेट होता है, फिर वो ओपन होता है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से बनाना। देखो यहाँ पे सिंपल वाला जो है डायग्राम ला कर दिए हैं, ये बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये जो है तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका हो गया? बोमेस कैप्सूल का। बोमेस कैप्सूल के नीचे उतरोगे तो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरोगे तो हेनलीज लूप, ये हेनलीज लूप ऊपर की तरफ आगे जाएगा, ठीक है, समझे बात। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा इधर आओगे इस वाले पार्ट में तो यहाँ पे तुमको दिखेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया।
क्लियर है। और फिर यहाँ पे एक सिंगल पाइप हो जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पे बीच में तुम्हारा है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा आर्टिफिशियल किडनी का, जिसे हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं, है ना। हीमोडायलिसिस करते हैं जब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, तो वैसे केस में ये करवाया जाता है, ठीक है। और ये कोई परमानेंट जो है सुझाव नहीं है, ये करवाया जाता है बस कुछ दिनों के लिए आदमी को, जब तक किडनी इंतजाम हो रहा है तब तक जो ये प्रोसेस कराया जाता है, ठीक है। तो पर्पस क्या है, यूज इन केस ऑफ किडनी फेलियर टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। यही इसका पर्पस है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या है, नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व इन आर्टिफिशियल किडनी, कोई रीअब्जॉर्प्शन जो है इसमें नहीं होता है। डायलिसिस फ्लूइड में क्या कह रहा है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड बट विदाउट नॉइज। यू सॉल्यूशन में क्या लिख रहा है कि यू डायलिसिस सॉल्यूशन इज रिच इन यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। तो यहाँ पे जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है वहां पे यूरिया जो है तुम्हारा काफी रिच होता है और साल्ट एक्सेस होता है, ठीक है। फैक्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक इमेज है हमारा इकोसिस्टम का, ठीक है। तो जब भी हम एक इकोसिस्टम को देखते हैं तो इकोसिस्टम में हमें दो चीज दिखता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट, एक बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कहने का मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट, और बायोटिक कहने का मतलब लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। तो जब भी हम एक इकोसिस्टम को देखते हैं तो वो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एबायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिलता है और बायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना। तो वाटर, एयर, सॉइल, ये सब क्या है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास फिश है, क्लियर बात, प्लांट्स है, तो ये सब लिविंग कंपोनेंट है, यानी कि ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स, क्लियर है बात। तो एक इकोसिस्टम जो है वो किसके मिलने से बनता है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। तो दिया है तुमको कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो एबायोटिक और बायोटिक होता है, ठीक है। एबायोटिक कहने का मतलब कि नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं, क्लियर है बात। और जो बायोटिक है वो हमारा क्या है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। जो लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो क्या कहलाता है, बायोटिक कहलाता है, क्लियर है बात। फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सॉइल है, वाटर है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल और पीएच है, ठीक है। ये फिजिकल या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर है, ठीक है। मतलब ये वैसे फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा इकोसिस्टम डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये याद रखना। देखो प्रोड्यूसर्स जो कि तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स तुम्हारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ये तुम्हारे प्रोड्यूसर्स हैं, समझिए बात। या तुम इसे ऑटोट्रॉफिक कह सकते हो। कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, क्लियर है बात। ये तुम्हारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जिसे हम सैप्रोट्रॉफिक भी कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। आगे डिस्कस करके अगर हम बात करें तो नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में आ सकता है तुमसे, क्लियर है बात। तो एग्जांपल देके पूछ लिया कि इनमें से कौन जो है नेचुरल है और कौन जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्लियर है बात। तो एग्जांपल याद रखना, ठीक है। तो नेचुरल की अगर हम बात करें तो नेचुरल में टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे जो है, तो लैंड पे हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डेजर्ट, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, ठीक है। और एक्वेटिक में अगर हम बात करें तो रिवर, लेक, सी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक नेचुरल इकोसिस्टम हो जाएगा, क्लियर। अगर आर्टिफिशियल की बात करें जिसे हम मैन मेड भी कहते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगा जहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा, समझिए बात। उसके अलावा गार्डन हो जाएगा, पार्क्स हो जाएगा, एक्वेरियम हो जाएगा और जू हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है कि एक्वेरियम जो है वो क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो याद रखना एक्वेरियम जो है या जू जो है या फिर तुम्हारा गार्डन, पार्क्स या जहाँ पे खेती किया जा रहा है, ये सब हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव में बनता है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है ना। प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है, टर्शियरी कंज्यूमर खाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन सबका दिया हुआ है। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, द प्रोड्यूसर सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड मिनरल्स। तो प्रोड्यूसर्स हम उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स हम उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, वो सब तुम्हारे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब तुम्हारे प्रोड्यूसर्स है ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स क्या है, कंज्यूमर्स हम उन्हें कहेंगे जो क्या कर रहे हैं, प्लांट को ऑब्टेन कर रहे हैं,
ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्लांट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, वो सब तुम्हारे क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ गोश्त मछली खाते हैं, है ना, और वेजिटेरियन भी है, यानी कि साग सब्जी भी खाते हैं और गोश्त मछली भी खाते हैं, है ना, उन्हें हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। तो हार्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो, चाहे ओमनीवोरस हो, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। तो कह रहा द कंज्यूमर्स ईट अ प्लांट एंड अदर एनिमल्स एज फूड, सो एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाते हैं, वहां से फूड लेते हैं और एनर्जी को जो है ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। उसके बाद डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या होता है, जब प्लांट्स और एनिमल डाई कर जाते हैं यानी मर जाते हैं, ठीक है, जब प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, मर जाते हैं, तो ये लोग उसके ऊपर काम करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करते हैं और उन्हें डिकम्पोज करते हैं, यानी कि उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मटेरियल्स में, समझिए बात, सिंपल मटेरियल्स में उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये याद रखना है तुमको, फूड चेन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और 10% लॉ क्या होता है, ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है, सीक्वेंस वेयर वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर टू ट्रांसफर एनर्जी, ठीक है। फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ताकि एनर्जी का क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके, क्लियर है। ट्रॉफिक लेवल क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, फूड चेन में, जैसे यहाँ पे हम फूड चेन अगर एक ड्रॉ करें तो ग्रास होता है, ग्रास को मान लो खाता है गोट, है ना, और गोट को खाता है लायन, तो ये फूड चेन में जो पोजीशन है ऑर्गेनिज्म का वो क्या बतलाता है, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे मतलब कि ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे मतलब कि ट्रॉफिक लेवल सेकंड, और ये थर्ड पोजीशन पे मतलब कि ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर है बात, समझ में आया। और 10% लॉ क्या होता है, तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है। तो ग्रास से गोट के पास कितना परसेंट एनर्जी जाएगा, 10%, ठीक है। फिर गोट के पास जो एनर्जी गया उसमें से 10% किसके पास जाएगा, लायन के पास जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो है 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से लेकर दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, समझ में आ बात। लेकिन याद रखना, सन से जो एनर्जी आता है प्रोड्यूसर्स के पास, प्लांट के पास, वो सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 1% होता है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। बाकी सब जगह जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 10% होता है, जिसे हम लोग 10% एनर्जी लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टेरेस्ट्रियल फूड चेन देख लेते हैं और एक्वेटिक फूड चेन देख लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन कहने का मतलब लैंड पे जो फूड चेन है ना, तो उसमें हमारे पास क्या प्लांट होता है, प्लांट को कौन खाता है, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, माउस, माउस को कौन खाता है, स्नेक, स्नेक को कौन खाता है, हॉक, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारा क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। एक्वेटिक फूड चेन की बात करें तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन को खाएगा छोटा फिश, छोटे फिश को खाएगा बड़े फिश, ठीक है, और बड़े फिश को खाएंगे व्हेल, ये सब समझिए बात। तो ये हो गया तुम्हारा एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल। तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फूड चेन क्या होता है ये बताइए, और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल लिखिए, बस इस तरीके से फूड चेन को डिफाइन करके तुमको लिख देना है, बात समझ में आया। 5 नंबर का ये सवाल आएगा तो एग्जाम में। नेक्स्ट है तुम्हारा फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फूड चेन क्या कह रहा है, अ फूड चेन इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। तो ये फूड चेन जो है वो लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है, मतलब कि ग्रास को खा रहा है गोट और गोट को खा रहा है लायन, है ना, ये एक क्या हो गया, लीनियर सीक्वेंस हो गया, समझिए बात। तो फूड चेन जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस है जहां पे ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फूड वेब की बात करें तो फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड चेन, अलग अलग फूड चेन का क्या है, ये नेटवर्क है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, क्लियर है बात। दूसरा पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्ट्रेट चेन, फूड चेन में सिर्फ एक ही स्ट्रेट चेन देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन फूड वेब क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन, कई सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन देखने को मिलेगा फूड वेब में, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ वन ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब्स द होल चेन इज बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म तुम्हारा डिस्टर्ब होता है तो पूरा का पूरा चेन जो है वो तुम्हारा अनस्टेबल हो जाता है फूड चेन में, ठीक है। लेकिन फूड वेब में तो कई सारे सोर्सेस है ना, तो फूड वेब डज नॉट बिकम अनस्टेबल, फूड वेब जो है वो अनस्टेबल नहीं होता बाय द रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के रिमूवल होने से जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब या अनस्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन, तुम लोग के एग्जाम के लिए, है ना। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, 2 नंबर में पूछा सकता है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, टॉक्सिन्स का या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कंसंट्रेशन का बढ़ना इन द बॉडी टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एज इट मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब वो जा रहा है तो कंसंट्रेशन जो है
तुम्हारा टॉक्सिक सब्सटेंस का, वो जब बढ़ता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि एक फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक केमिकल को ऑब्टेन किया, डीडीटी, ठीक है, डीडीटी, समझ आया बात। तो डीडीटी फाइटोप्लैंक्टन खाया, फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन, है ना, जू प्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है ना डीडीटी का, ये फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा किसमें हो जाएगा, जू प्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन से ज्यादा किसमें हो जाएगा, स्मॉल फिश में, स्मॉल फिश से ज्यादा किसमें हो जाएगा, लार्ज फिश में। तो लगातार ये कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है इस टॉक्सिक सब्सटेंस का। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। समझ में आया बात, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टॉक्सिक केमिकल क्या हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हेवी मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स ये है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शन। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है फूड चेन में हमेशा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 और 5 स्टेप्स, जनरली जो है 4 से 5 स्टेप होता है। इन अ फूड चेन हाईएस्ट एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हाईएस्ट एनर्जी किसके पास होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास। लोएस्ट एनर्जी जो है वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल के पास होता है। क्लियर है बात। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन केमिकल लास्ट ट्रॉपिक लेवल के पास, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है ना, कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। और लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन से सवाल आ सकता है, ठीक है, ओजोन से सवाल आ सकता है यहाँ पे। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, काउजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन में छेद करने के लिए। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या इफेक्ट्स पड़ेगा उसके डिप्लीट होने की वजह से, तो स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डीएनए डैमेज हो सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी इन शॉर्ट, ठीक है, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीएफसीज टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि सीएफसीज का प्रोडक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, रोकेंगे, ताकि डिप्लीशन जो हो रहा है उसको हम रोक सकें, ठीक है। देखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक सवाल तुम्हारा आ सकता है एग्जाम में, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसे जो है क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि अगर एक प्लास्टिक का बाल्टी टूटा हुआ फेंक दोगे तो 10 दिन बाद भी तुमको वो टूटा हुआ वैसा ही दिखेगा, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम उसी बाल्टी का जो कचरा है, मान लो पेपर है या फिर सब्जी का छिलका है, वो सबको फेंक के देखो, तुमको एक दिन के बाद तुमको वो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या कर देगा, वो डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। सेफ फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो सेफ होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो नॉट सेफ होता है, पॉल्यूशन काउज करता है। परसिस्ट फॉर लेस टाइम, ये कम समय के लिए परसिस्ट करता है, ये लंबे समय तक के लिए परसिस्ट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद वूल, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पीस वुड, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। अल्यूमिनियम कैंस, आयरन नेस, डीडीटी, रेडियो एक्टिव मेटल वेस्ट, ये सब तुम्हारा नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है इतना बात, ठीक है। तो 2 चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो कह रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ एंड कीप्स द पॉपुलेशन स्टेबल। मतलब ये क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखता है ना। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखने का काम करता है रिप्रोडक्शन। क्लियर है। और रिप्रोडक्शन होता है क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। इसकी एसेंशियलिटी की बात करें तो इट इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, है ना। ये जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे थे तब भी हम तुमको बताएं कि लाइफ प्रोसेस में हमारे पास, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि वो चीजें जो कि जिंदा रहने के लिए हमें जरूरी है, वो उन चीजों को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, उसके अलावा रेस्पायरेशन होता है, उसके अलावा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। ये 4 जो है हमारा क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हम लोग एज अ लाइफ प्रोसेस कंसीडर नहीं करते, क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सभी प्रोसेस जो कि एक इंसान को, एक लिविंग बींग्स को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं वेरिएशन का। तो देखो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन एकदम सिंपल है। वेरिएशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स टू प्रोजेनी, पेरेंट्स टू प्रोजेनी और टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, यानी माता पिता से बच्चों के बीच में क्या अंतर है और उनके जो दो चार बच्चे उनमें आपस में क्या अंतर है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस के ऊपर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। आगे हायर क्लास में जाओगे तो पर वो गैमेट फॉर्मेशन में और में नॉट अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इस बात को याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद नो फर्टिलाइजेशन, अगर किसी तरीके का फर्टिलाइजेशन जो है तुम्हारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिंगैमी एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो नए बच्चा बनता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वो क्या होता है जेनेटिकली, इवन की मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होता है, सिमिलर होता है ना, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये क्लोन बनाता है, क्लोन, ठीक है, ये क्लोन बनाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, क्लोन बनता है, ठीक है। और ये क्लोन शब्द कैसे मान के लिए किया जाता है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वैसे ऑफस्प्रिंग को जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सिमिलर हो। क्लियर है बात, ठीक है। और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होता है उसमें हमें डिसिमिलरिटी देखने को मिलता है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन आता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, वेरिएशन आता है। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब तुम्हारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स, ये हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजन का। तो फिजन क्या होता है, देखो फिजन जो है वो हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये एक तरीके का सेल डिवीजन है। फिजन का मतलब होता है टूटना, है ना, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है, ठीक है। तो जब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दो या उससे ज्यादा पार्ट में टूटता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में ये हमें देखने को मिलता है। अब ये फिजन दो तरीके का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जब ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूटेगा तो बाइनरी फिजन, और मेनी पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। याद रखना फिजन जो है इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। फिजन जो है वो क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। क्लियर। तो फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन हमने समझ लिया। अब उसके बाद बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन जो है वो हमें अमीबा में होता है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। स्प्लिटिंग ऑफ सेल कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से जो है इसमें क्या होता है, जो सेल्स है वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है ना। और पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। क्लियर है बात। उसी तरीके से अगर लेस्मानिया में बात करें तो लेस्मानिया भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, हैज अ व्हीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ सेल। इसके जो सेल है ना उसके एक एंड पे तुम्हारा व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बाइनरी फिजन जो है इसमें फिक्स प्लेन से होता है, कौन है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, है ना, कई बार बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव ये सब वाले सेशन में भी। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है काला आजार नाम की बीमारी के लिए, ये जो है तुम्हारा लेस्मानिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन अगर बात करें तो कहाँ होता है, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन, ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, ठीक है। और ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मलेरियल पैरासाइट है ना। और फ्रेगमेंटेशन जो है तुम्हारा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो है तुम्हारे स्पाइरोगायरा वो ब्रेक कर जाते हैं छोटे छोटे पीस में। जैसे यहाँ पे देखो इसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, और हर फ्रैगमेंट जो है वो कैपेबल होता है कि नया स्पाइरोगायरा बना सके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा फ्रैगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। ये रिवीजन सेशन है इसलिए थोड़ा फास्ट हमको चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे समटाइम्स तुम देखे होगे कि तुम्हारे घर में छिपकली होगा तो वो छिपकली का पूंछ कटा होगा, है ना, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है, और कुछ दिन के बाद वो क्या करेगा, उस पूंछ को वापस से क्या करता है,
रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग कहते हैं रीजनरेशन, समझ में बात। तो रीजनरेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स से जो है वापस से एक नया इंडिविजुअल बना लेना, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेना, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है, प्लानेरिया में, हाइड्रा में। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, याद रखना, ठीक है। अकर इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस। अगर मान लो इंडिविजुअल को किसी भी तरीके से हम कई सारे पीसेस में काट देते हैं, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। हर एक पीस जो है एक वो नया इंडिविजुअल बना लेगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में तुम देख रहे होगे, ठीक है। हर एक पीस क्या कर रहा है, एक नया इंडिविजुअल बना ले रहा है ना। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग का एग्जांपल से पूछ सकता है आपको कि बडिंग किस में होता है, तो याद रखना बडिंग ईस्ट में होता है और हाइड्रा में, ठीक है। बडिंग जो है वो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है और हाइड्रा में, ठीक है, याद रखना। क्लियर है बात। और एक्सोजीनस बडिंग होता है, वो सब सारा चीज जो है डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं। तो बडिंग की बात करें तो अडॉप्टेड इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड अ बड। एक डॉप्टेड इंडिविजुअल जो है तुम्हारा देखने को मिलता है, बाहर की तरफ आउटग्रोथ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। द बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। एक ही स्पेसिफिक साइट पे बार बार जो है तुम्हारा रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, उसके वजह से जो है बर्ड्स क्या होता है, ग्रोथ होता है बर्ड्स का, ठीक है। दिस बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये बर्ड्स जो है वो डेवलप करते हैं छोटे से इंडिविजुअल्स में, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो ये पेरेंट्स से क्या करते हैं, डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेते हैं खुद को। ये किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब ये होता क्या है, ठीक है। तो जब जब रिप्रोडक्शन में लीफ, रूट एंड स्टेम के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू जब रिप्रोडक्शन होता है, इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि प्लांट के जब वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो, तब उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा समराइज है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन किसी भी प्लेन से। लेशमानिया यूनिसेलुलर, बाइनरी फिजन पीस प्लेन से। कैसे, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, याद रखना। कौन सा बीमारी कर सकता है, कालाजार। प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर होता है, मल्टीपल फिजन करता है, कौन सा बीमारी कर सकता है, मलेरिया, ठीक है। और कौन सा वेक्टर होता है, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, याद रखना, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। और डेंगू के लिए एडीज फॉर डेंगू, ठीक है, याद रखना। स्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है। प्लेनेरिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें रीजनरेशन होता है। हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें बडिंग और रीजनरेशन होता है। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, इसमें बडिंग होता है। राइजोपस मल्टी सेलुलर होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का है, ठीक है। तो पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स की बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होंगे। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन अकर टू फॉर्म अ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या होता है, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, ये पूछ सकता है। तो ये डिप्लॉइड होता है, जिसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। उसके अलावा हमको जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएगा, ये बात को याद रखना। तो ऑफस्प्रिंग आर जनरली डिसिमिलर, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, ठीक है। पेरेंट्स से उनमें और उनके जो बच्चे होंगे उनमें हमें अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है, प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को, है ना। किसको प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो पिस्टिल होता है, पिस्टिल को हम लोग और क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल को और क्या कहा जाता है, गाइनोशियम कहा जाता है। तो ये बात याद रखना है तुमको, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो गाइनोशियम हो गया, पिस्टिल हो गया, कार्पेल हो गया, ये सेम चीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। स्टेमन को हम लोग और क्या कहते हैं, एंड्रो मतलब मेल, तो एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं। क्लियर है ना बात। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब कंटेन आइदर स्टेमन और पिस्टिल, है ना। मतलब वैसा फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन हो या तो पिस्टिल हो, यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, ठीक है। तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। ऐसे फ्लावर को हम लोग हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अगर एक ही फ्लावर में स्टेमन भी हो यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हो और पिस्टिल भी हो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हो, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं।
अब स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल में क्या होगा, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्टाइल, और ये क्या होता है हमारा ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल में हमारे पास स्टिग्मा है जो स्टिकी टर्मिनल पार्ट्स होता है, स्टाइल मिडल इलोंगेटेड पार्ट होता है ये वाला, है ना, और ओवरी जो है सोल एंड बॉटम पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होता है हमारे पास ओव्यूल होता है, ओव्यूल कंटेन एक्सेल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है एक्सेल होता है जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक है, फीमेल गैमेट है। क्लियर है बात। अब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन पे बात करते हैं। तो देखो एंथर कंटेन पॉलन सैक, ये डायग्राम यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना, डायग्राम इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एंथर कंटेन पॉलन सैक्स, एंथर के पास क्या होता है पॉलन सैक्स होता है एंथर के अंदर, है ना। एंथर देखो कैसे है, देखो समझा देते हैं इस बात को। जैसे ये मान लो कि हमारा ये हो गया स्टेमन, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। इसके भी पूरा डिटेल बता चुके हैं, बाइलोब होता है, इसके अंदर पॉलन सैक होता है, और ये क्या होता है तुम्हारा फिलामेंट होता है, फिलामेंट होता है। तो एंथर के अंदर क्या होता है पॉलन सैक होता है, और उस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। तो पॉलन सैक कंटेन पॉलन ग्रेन। क्लियर है बात। पॉलन लैंड ऑन स्टिग्मा, यहाँ से पॉलन जो है वो कहाँ जाता है, स्टिग्मा के ऊपर। तो मान लो कि यहाँ पे आ गया स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ अ पॉलन ग्रेन, फिर इस तरीके से जो है पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मेल जर्म सेल प्लस फीमेल जर्म सेल मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म, और मल्टीपल डिवीजन होगा जाइगोट में, और एम्ब्रियो बनेगा विथ इन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एंथर और फिलामेंट है, ये दोनों मिलकर स्टेमन बना रहा है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया फ्लावर का। ये पेटल हो गया, ठीक है, पेटल के ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं, ये कलर पार्ट होता है फ्लावर का। और नीचे सेपल हो गया जो कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे पेडिसल हो गया, और ऊपर में तुम्हारा थैलेमस हो गया, ठीक है। ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर क्या बना रहा है, पिस्टिल बना रहा है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है तुमको अगर एग्जाम में फ्लावर का आएगा तो। अब बात करते हैं पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से कहाँ तक, एंथर से, है ना, एंथर से। जैसे मान लो कि ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये एंथर है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। समझे बात को, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। शॉर्ट जब करवा रहे थे वहां पे भी इसको अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो अगर प्लांट सेम है और फ्लावर सेम है तो ये दोनों केस में हम क्या कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन तब कहते हैं जब क्या हो, हमारा प्लांट डिफरेंट हो जाए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अगर प्लांट डिफरेंट हो गया तो क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर प्लांट सेम है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जाए या दूसरे फ्लावर पे जाए तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और प्लांट अगर डिफरेंट हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्लियर है बात, है ना। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो विंड होता है, हवा, वाटर होता है, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो कौन कराते हैं, मोस्टली जो है वो तुम्हारे बीज, ठीक है, हनी बी, है ना। हनी बी जो है वो तुम्हारा एक क्या है, अच्छा पॉलिनेटर माना जाता है। समझ में बात, पॉलिनेटर कहने का मतलब कि पॉलिनेशन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। समझ में बात, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो तुमसे हो सकता है पूछ ले कि इंसेक्ट, इंसेक्ट जो है ना, ये इंसेक्ट के बारे में याद रखना, इंसेक्ट जो है वो तुम्हारे सबसे ज्यादा जो है वो क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा इधर एक और चीज है, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। मतलब जब हम उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे, प्रॉपर तरीके से वाटर देंगे, फेवरेबल कंडीशन देंगे, तो सीड्स जब तुम्हारा डेवलप करता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स, तो सीड्स में हमारे पास कॉटिलेडन होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, प्रीम्यूल्स होता है। देखो प्रीम्यूल्स वो पार्ट है जो आगे जाकर शूट बनाएगा, ठीक है, और रेडिकल वो पार्ट है जो आगे जाकर रूट बनाएगा। शूट और रूट का मतलब क्लियर हो गया, है ना। शूट और रूट का मतलब क्या होता है, इसको एक मिनट समझा देते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो शूट और रूट्स की अगर हम बात करें तो देखो ये मान लो कि हम इस तरीके से यहाँ पे एक प्लांट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया। तो ये पूरा ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा क्या होता है, शूट। क्लियर है बात, ग्राउंड के ऊपर जो कुछ भी है शूट, और ग्राउंड के नीचे जो कुछ भी है वो रूट। क्लियर है। तो देखो प्लूम्यूल जो है वो क्या बनाता है, शूट बनाता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और रेडिकल्स जो होता है तुम्हारा कॉटिलेडन में वो क्या बनाता है, रूट बनाता है। ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी के ऊपर बात करते हो तो एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या है, द फेज ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक के बीच का जो फेज होता है हमारे जीवन का, वही एडोलेसेंस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी क्या है, द टाइम इन
लाइफ व्हेन अ बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, वो समय जहाँ पे कोई लड़का या लड़की सेक्सुअली क्या होते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। इट यूजुअली अकर बिटवीन एज 10 to 14 इन गर्ल्स एंड 20 to 16 इन बॉयज। तो 10 से 14 साल की उम्र में लड़कियों में और 12 से 16 साल की उम्र में लड़कों में, ठीक है। इट काउजेस फिजिकल चेंज एंड अफेक्ट्स बॉयज एंड गर्ल डिफरेंटली, तो इसके वजह से जब प्यूबर्टी आता है तो उसमें हमको कई सारे फिजिकल चेंज देखने को मिलते हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, ठीक है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द जनरल रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज, और एडोलेसेंस के दौरान जो जनरल रेट है ग्रोथ का वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या चेंज आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले कॉमन चेंज इन बॉयज एंड गर्ल्स, ये पूछ सकते हैं तुमसे कि प्यूबर्टी के समय में क्या चेंजेस कॉमन है जो बॉयज में भी आते हैं और गर्ल्स में भी आते हैं, क्या चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ बॉयज में आते हैं, क्या चेंजेस ऐसे हैं जो सिर्फ गर्ल्स में आते हैं, ठीक है। तो कॉमन चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल क्या है, तो थिक हेयर ग्रोज इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, आर्मपिट्स में, जेनाइटल एरियाज में, ठीक है, ऐसे जगह पे हेयर का ग्रोथ होना। डार्कनिंग ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट्स में डार्कनिंग आना। थिन हेयर अपेयर ऑन लेग्स, आर्म्स एंड फेस, फेस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे थिन हेयर देखने को मिलना। स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल्स डेवलप, स्किन जो है वो ऑयली हो सकता है, पिंपल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। उसके अलावा चेंज इन बॉयज में बात करें तो चेंज इन बॉयज में तुम्हारा और क्या है, ये तो तुम्हारा कॉमन हो गया, ठीक है। अब चेंज इन वॉइस की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, फेस पे थिक हेयर ग्रोथ होता है यानी कि जिसे हम बेर्ड कहते हैं। वॉइस बिगिन टू क्रैक, वॉइस जो है वो धीरे धीरे भारी होता है। पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट, पेनिस जो है वो क्या होते हैं तुम्हारे ओकेजनली थोड़ा इनलार्ज हो जाते हैं, इरेक्ट होने लगते हैं, है ना। चेंज इन गर्ल, गर्ल में क्या चेंज होता है, तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाता है। डार्कनिंग ऑफ निपल्स, मेंस्ट्रुएशन शुरुआत हो जाता है, ठीक है, याद रखना मेंस्ट्रुएशन जब शुरुआत होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनार कहते हैं, ठीक है, उसे मीनार कहते हैं। और जब स्टॉप होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इस बात को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑल दिस चेंज टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर, और ये जितने भी चेंज होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, ग्रेजुअली होते हैं, ठीक है, और इसमें कई महीने और साल लगते हैं। दे डू नॉट अकर एट द सेम टाइम इन ऑल इंडिविजुअल और एट एन एग्जैक्ट एज, तो कभी भी सारे इंडिविजुअल में ये एग्जैक्ट एज या एक ही समय पे नहीं होता। इन सम पीपल दे अकर अर्ली एंड फास्ट, किसी ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें ये क्या होता है, पहले हो जाता है, फास्ट हो जाता है। व्हाइल इन अदर दे अकर स्लोली, और कुछ ऐसे हैं जिसमें ये लेट से होता है। अब जर्म सेल की बात करें तो मेल जर्म सेल हमारा स्पर्म है और फीमेल जर्म सेल एग या ओवम है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे मेन पार्ट्स एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रोटम का। स्ट्रोटम क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, जो कि नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए जरूरी होता है ये टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए ये टेम्परेचर जरूरी होता है। ये क्या करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, समझे बात। मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, समझे बात। स्क्रोटम जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है, ताकि इस टेम्परेचर पे जो हमारा टेस्टिस है वो क्या कर सके, स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके यानी स्पर्म बना सके, ठीक है। टेस्टिस की बात करें तो प्रोड्यूस करता है स्पर्म सेल्स को, हार्मोन को प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, याद रखना यहाँ पे एक और नाम दे सकता है तुमको, एंड्रोजन। एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ये रेगुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन, याद रखना टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म के बनने को रेगुलेट करता है। काउजेस चेंज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और इसके कारण क्या होता है, प्यूबर्टी के समय कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पार्ट्स की बात करें तो वास्ट डिफरेंस होता है जो कैरी करता है स्पर्म्स को टुवर्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। और यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज होता है सीमेन और यूरिन के लिए, मतलब एक कॉमन पैसेज है मेल में जिससे तुम्हारा सीमेन भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। सीमेन क्या होता है बता चुके हैं, है ना। सीमेन तुम्हारा क्या होता है, सीमेन बराबर, सीमेन क्या होता है, तो सीमेन बराबर स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, ये दोनों मिलाकर तुम्हारा सीमेन होता है, ठीक है। अब देखो सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल से प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, एट देयर सिक्रेशन, ये अपने सिक्रेशन को निकालते हैं, तो इन्हीं का सिक्रेशन जो है ना वो सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। कन्वर्ट स्पर्म इनटू फ्लूइड मेकिंग ट्रांसपोर्ट इजियर, ये क्या कर, जो सेमिनल प्लाज्मा वो प्रोवाइड करते हैं, है ना, और मिलकर क्या बना देते हैं, सीमेन बना देते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पेनिस की बात करें तो ये क्या करता है, स्पर्म को डिपोजिट करता है वजाइना में ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, है ना, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के दौरान ये क्या करता है, स्पर्म को वजाइना में डिपोजिट करने का काम करता है। स्पर्म की बात करें तो टाइनी सेल्स होते हैं मेनली मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हैव अ लॉन्ग टेल टू मूव टुवर्ड्स फीमेल जर्म सेल, और इसमें क्या होता है, लॉन्ग टेल होता है जिसकी वजह से वो फीमेल जर्म सेल की तरफ मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम का डायग्राम है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका ये यूरेटर जो कि आपका रीनल सिस्टम के डायग्राम से आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल्स हो गया, ये देखो सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। ये बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक होता है, याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, समझ में बात। अब देखो सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और नीचे देखो यहाँ पे और तो ये पाइप जो है तुम्हारा क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, और ये स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा क्या हो गया, पेनिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिस हो गया, ये साइड व्यू दिखा रहा है, ठीक है। टेस्टिस पेयर में होता है, और टेस्टिस जिस पाउच में रखा हुआ है उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, स्क्रोटम कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप गया है जिसे हम वास डिफरेंस कह रहे हैं, ठीक है। समझ में आया बात। तो इन शॉर्ट तुम ऐसे समझ सकते हो कि टेस्टिस में स्पर्म बना, टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद वास डिफरेंस निकल के यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर बाहर निकल गया, ठीक है, तुम लोग के लेवल पे। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ओवरी होता है, मेन ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। साइट ऑफ ओवम डेवलपमेंट, ये वो जगह है जहाँ पे ओवम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग सम स्टार्ट मैच्योरिटी एट प्यूबर्टी, तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर होते हैं और वो मैच्योरिटी आने पर प्यूबर्टी के समय फिर वो डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। वन एग इज रिलीज एवरी मंथ ऑफ बाय वन ओवरी, ठीक है। तो हर महीने एक एग तुम्हारा रिलीज करता है, और एक ओवरी से, मतलब कि अगर 2 ओवरी है ना, तो अगर जनवरी में ये एग रिलीज किया है तो फरवरी में ये वाला ओवरी एग रिलीज करेगा, समझ आया बात। तो हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करता है, ठीक है। अगर जनवरी में ये वाला किया है तो फरवरी में ये, फिर मार्च में ये, अप्रैल में ये, इस तरीके से जो है प्रोसेस होता है। फैलोपियन ट्यूब्स की बात किया तो इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, कैरी करता है ओवम को फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है, ओवरी से यूट्रस तक। अच्छा, वहां पे फैलोपियन ट्यूब में एक जगह होता है एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। ये क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब ये वो जगह जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट सर्वाइव फॉर अबाउट 1 डे, तो अगर मान लो कि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये 1 दिन तक जिंदा रहता है। यूट्रस का, तो यूट्रस को हम लोग वॉर्म कहते हैं, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एम्ब्रियो या फीटस कह लो डेवलप होता है। इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में इन्वॉल्व होता है। यूट्रस में 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडोमेट्रियम जो लेयर है वो ब्रेक डाउन होता है, याद रखना है इस बात को। सर्विक्स की बात करें तो सेपरेट करता है यूट्रस को वजाइना से, सेपरेट यूट्रस फ्रॉम वजाइना, ठीक है। उसके बाद डायलेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू अलाउ द फीटस टू पास, और ये डायलेट होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। वजाइना क्या है, पैसेज फॉर स्पर्म एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। एक्ट एज बर्थ कैनल की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ अब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें तो क्या है, स्पर्म इंटर थ्रू वजाइना, मूव अपवर्ड, रीच ओविडक्ट, मीट एग, और इस तरीके से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट, वो जहाँ पे तुम्हारा यहाँ से स्पर्म गया, ठीक है, स्पर्म गया प्लस उधर जो है तुम्हारा एक सेल है, दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक सेल बनाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो जाइगोट डिवाइस टू फॉर्म एम्ब्रियो, जाइगोट जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्राइन लाइनिंग, और ये एम्ब्रियो जो बना है, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है वो आकर ही तुम्हारा यूट्राइन के इस दीवार पे आकर इस तरीके से लग जाएगा। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा के बारे में याद रखना, पूछ सकता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, और ये टेम्पोररी ऑर्गन होता है, ठीक है, ये टेम्पोररी ऑर्गन होता है। प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है। तो माँ के ब्लड से ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग फीटस है उसको, ठीक है। विलाई ऑन प्लेसेंटा, जो विलाई होता है प्लेसेंटा में, विलाई आर प्रेजेंट ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ प्लेसेंटा, याद रखना एम्ब्रियो साइड ऑफ प्लेसेंटा तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, और जो सरफेस एरिया उसको बढ़ाता है ताकि एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो सके। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, है ना, माँ से बच्चों में क्या जाता है, ग्लूकोज जाता है, ऑक्सीजन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट पास फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, वो एम्ब्रियो से मदर में जाता है प्लेसेंटा के द्वारा। एक्ट एज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, और ये किसके तरह काम करता है, मदर और एम्ब्रियो के बीच का एक कनेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। समझ में आया बात। तो ये हो गया तुम्हारा प्लेसेंटा का कहानी। यहाँ पे याद रखना प्लेसेंटा से एक एंटीबॉडी भी जो है बच्चे में जाता है, ठीक है, समझ में। प्लेसेंटा से एक एंटीबॉडी भी तुम्हारा माँ से बच्चे में जाता है, क्लियर है। अब मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, देखो मेंस्ट्रुएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द यूट्राइन लाइनिंग लीडिंग टू वजाइनल ब्लीडिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, जो यूट्राइन वॉल है हमारा, या कह लो कि एंडोमेट्रियम जो हमारा लेयर है उसका ब्रेक डाउन होना, है ना, उसका ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और ये 28 + 5 2 डेज पे रिपीट करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उसका मीनार्क आता है। मीनार्क के कहने का मतलब बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फिर उसके बाद मेनोपॉज आता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो मीनार्क जो है वो कितना के आसपास आता है, ये लगभग मान लो 12-13 साल, एक एवरेज बता रहे हैं, वेरी करता है। और मेनोपॉज जो है वो 40 से 45 साल, ठीक है,
ये भी एक क्या है, एवरेज है, याद रखना इस बात को। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहने का मतलब हर वो मेथड जो कि चाइल्ड होने से, बच्चे को होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वैसे मेथड को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो सबसे पहला है फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर, जो कि प्रिवेंट करता है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी स्पर्म और एग की मीटिंग को रोकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, एसटीडीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर प्रोटेक्टेड बाय विच मेथड, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो फिजिकल मेथड या मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। एसटीडीज लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, एड्स, वाट्स, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे कि तुम्हारा गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एचआईवी वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए, ठीक है। समझ में आ बात। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा क्या कह रहा है, कॉन्डम्स जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है तुम्हारा हार्मोनल बैरियर। हार्मोनल बैरियर में क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जो गोलियां आती है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चेंज हार्मोनल बैलेंस टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ एग। तो ये क्या करता है, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है और रिलीज ऑफ एग को क्या करता है, रोकता है। टेकन ओरली, इसको कैसे लेते हैं, ओरली लेते हैं, बाय माउथ, मे काउज साइड इफेक्ट, और इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, हार्मोनल बैरियर का। आईयूसीडी क्या है, इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। प्लेस इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, इसको क्या किया जाता है, यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इसका एग्जांपल है कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी लूप में काउज इरिटेशन ऑफ यूट्रस, और इसमें जो है इसके वजह से यूट्रस में इरिटेशन भी हो सकता है। सर्जिकल बैरियर में क्या है, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, याद रखना, जिसे हम आसान भाषा में नसबंदी भी कहते हैं। वासेक्टोमी में क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को कट करके मोड़ के बांध दिया जाता है, ठीक है। तो वास डिफरेंस इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, वास डिफरेंस को कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि क्या हो, स्पर्म बने भी तो वो तुम्हारा आगे ना जा सके। और ट्यूबेक्टोमी में क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि ओवरी में ओवम बने भी तो भी जो है वो आगे वहां तक अगर पहुंच भी गया तो यहाँ से स्पर्म जो है वो ना जा सके, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी वासेक्टोमी दोनों सर्जिकल है, दोनों सर्जिकल मेथड है हमारा, समझ में आ बात। और वासेक्टोमी किसमें होता है, मेल में होता है, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी में जो फीमेल में होता है वहां पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके मोड़ दिया जाता है, और वासेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके मोड़ दिया जाता है ताकि स्पर्म और ओवम जो है वो मीट ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी जो है उसको हम लोग स्टार्ट करना है तुमको कि हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का जाना, लक्षण का जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। याद रखना सबसे पहले हेरिडिटी का डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला टर्म है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है, तो कैरेक्टर को इस तरीके से समझो, जैसे मान लो अगर हम बात कर रहे हैं कि आई कलर, तो आई कलर जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है, आई कलर। या फिर हम कह लेते हैं हेयर कलर, हेयर कलर, तो आई कलर, हेयर कलर, समझ में बात। या फिर हाइट, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का हाइट, तो आई कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सब क्या है, कैरेक्टर है, समझ में बात। ये सब क्या है, कैरेक्टर, एक लक्षण है। अब अगर हम बात करें आई कलर में, किसी का जो है ब्लैक होता है ना, और किसी का क्या होता है, ब्राउन होता है। तो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर जो है ना, ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया, समझ में बात। आई कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन आई कलर में अगर हम ब्लैक की बात करें या ब्राउन की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेट हो जाएगा, समझ में बात। इसी तरीके से हेयर कलर, तो हेयर कलर में क्या है, किसी का हेयर जो है वो तुम्हारा ब्लैक होता है, किसी का हेयर तुम्हारा हल्का ब्राउन टाइप का होता है। तो हेयर कलर में अगर हम बात करें तो हेयर कलर जो है वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। हेयर कलर क्या है, हेयर कलर इज अ कैरेक्टर। बट हम जब ट्रेट की बात करें तो ट्रेट क्या होगा हमारा, ट्रेट जो है हेयर कलर में ब्लैक कलर हो जाना या फिर ब्राउन कलर का हो जाना, दिस इज ट्रेट, समझ में आ बात। इसी तरीके से हाइट में, तो हाइट में क्या है, कोई लंबा हो सकता है, टॉल, समझ में आ बात, कोई ड्वार्फ हो सकता है यानी कि बौना, समझ में आ बात। तो हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है ना, हाइट एक कैरेक्टर है, समझ में आ बात। लेकिन टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है, समझ में आ बात। टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है, क्लियर है। अब बात करते हैं डीएनए का। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का होता है, आरएनए का भी लिख देते हैं क्योंकि पूछ सकता है, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं बात। डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, और ये कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है अप्रोक्सीमेटली, एक ह्यूमन डीएनए की जब हम बात करते हैं तब, ठीक है। और इसे हम लोग बेसिस ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं। ट्रेट में देखो दो तरीके का ट्रेट होता है, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। तो इसमें तुमसे डिफरेंस पूछ सकता है या फिर सिंगल सिंगल भी तुमसे शॉर्ट में दे सकता है कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। तो एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या है, जिसे हम एक्वायर्ड किया आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जिसे हम एक्वायर्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारा एक्वायर्ड ट्रेट है। और इनहेरिटेड ट्रेट क्या है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बिफोर बर्थ, यानी कि माता पिता से जो हमें मिला है ना, समझ रहे हैं बात, माता पिता से जो हमें मिला है वो ट्रेट क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेट की बात करें तो नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये इनहेरिटेड नहीं होता और ये कभी भी एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी जो है तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। यानी कि विराट कोहली का जो बच्चा है जरूरी नहीं है कि विराट कोहली जैसा क्रिकेटर बन जाए, है ना, क्योंकि विराट कोहली ने जो क्रिकेट का अपना स्किल डेवलप किया है वो एक तरीके का उसका एक्वायर्ड ट्रेट है, समझ में आया बात। इधर हम बात करें इनहेरिटेड ट्रेट का, तो कैन बी इनहेरिटेड एंड ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये इनहेरिटेड हो सकता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे पियर्सिंग ऑफ ईयर और नोज, पियर्सिंग ऑफ ईयर और नोज, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, कान छिदवा लेते हैं, नाक छिदवा लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उनका जब बच्चा जन्म लेगा तो उनमें कान और नाक छिदाया रहेगा, नहीं, है ना। एक्वायरिंग वेट, एक्वायरिंग नॉलेज, स्कार्स, ठीक है, तो ये सब चीज जो है वो तुम्हारा एक्वायर्ड ट्रेट का एग्जांपल हो गया। और दूसरी तरफ इनहेरिटेड ट्रेट का बात करें तो स्किन कलर, आई कलर, नोज शेप, ब्लड ग्रुप, टिम्पल्स, ठीक है, ये सारे चीज जो है वो अंडर इनहेरिटेड ट्रेट्स आते हैं। क्लियर है बात। देखो डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में अब हम लोग अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल की बात करें तो 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का क्या होता है, 2 कॉपी होता है, ठीक है। और जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, जर्म सेल को छोड़कर यानी सेक्स सेल को छोड़कर जितने भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में वो सारे के सारे क्या है, डिप्लॉइड सेल्स है। क्लियर है बात। और डिप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46 क्रोमोसोम, जिसे हम 23 पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, 2n से, कई बार बता चुके हैं डिप्लॉइड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2n से। दूसरी तरफ हैप्लॉइड की बात करें तो सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का सिंगल कॉपी होता है। सेक्स सेल्स या गैमेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो सेक्स सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होता है, रिप्रेजेंटेड एज हैप्लॉइड यानी कि n, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के ऊपर, तो डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द 2 एलील्स, ठीक है। जैसे 2 एलील है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यहाँ पे वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने आप को दिखा पा रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, डोमिनेंट एलील है। और जो नहीं दिखा पा रहा वो तुम्हारा क्या हो गया, रिसेसिव एलील हो गया, ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो रिसेसिव एलील इज वीकर वन फ्रॉम द 2 एलील, 2 एलील में से जो वीकर है वो रिसेसिव एलील हो गया, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ऑलवेज याद रखना डोमिनेंट एलील को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और जो हमारा स्मॉल लेटर है उससे हम लोग रिसेसिव एलील को डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस इटसेल्फ इट बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 एलील आर सिमिलर, जैसे कैपिटल टी, ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि 2 एलील जो है वो क्या है, सिमिलर है, इसे हम लोग होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। और जब हेटेरोजाइगस की बात करें तो जब 2 एलील डिसिमिलर हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो होमोजाइगस कंडीशन में और हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो है ये डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। क्लियर है बात। और ये जो है तुम्हारा रिसेसिव एलील, ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही आपको जो है एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। याद रखना कि होमोजाइगस कंडीशन में ही तुम्हारा रिसेसिव एलील जो है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है, जैसे कि स्मॉल टी, ये क्या है तुम्हारा होमोजाइगस कंडीशन है ना। ट्रेट अपीयर ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ अ डोमिनेंट एलील एंड इज कॉल्ड अ डोमिनेंट ट्रेट, और इस एलील के एक्सप्रेशन की वजह से हमें ट्रेट अपीयर होता है, जिसे हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और अगर रिसेसिव एलील से जो हमको ट्रेट अपीयर होगा वो तुम्हारा रिसेसिव ट्रेट कहलाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील में। करते फिनोटाइप और जीनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या है, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट। जैसे मान लो कि एक हम प्लांट को देख रहे हैं, ठीक है, तो एक प्लांट हमारा जो है लंबा है और एक प्लांट जो है वो छोटा है, तो इसको हमने कह दिया कि ये क्या है भाई, टॉल है, और ये क्या है हमारा ड्वार्फ है। समझ में बात। तो टॉल जो है वो क्या हो गया, फिनोटाइप, ड्वार्फ क्या हो गया, फिनोटाइप, है ना। फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, समझ में बात, इसे हम फिनोटाइप कहेंगे। और जो जेनेटिकल मेकअप है, समझ में बात, वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये क्या कहलाता है, जीनोटाइप। इसको रिप्रेजेंट करता है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, जीनोटाइप है। क्लियर है बात, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब ये मेंडल साहब के बारे में याद रखना, मेंडल साहब के बारे में तुमसे पूछ सकता है। तो ग्रेगोर मेंडल, इन्होंने पी प्लांट पे काम किया था। कौन से पी प्लांट पे काम किया था, गार्डन पी प्लांट पे काम किया था, ठीक है।
कौन से पी प्लांट पे काम किया था? गार्डन पी प्लांट पे जो है मेंडल साहब ने काम किया था। ग्रेगोर मेंडल इनका पूरा नाम था। फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, तो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर स्टडी किया था। क्लियर है बात? मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने क्यों पी प्लांट को चूज किया था, याद रखना। अच्छा, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है तुम्हारे के लिए एग्जाम में, तो पाइसम सटाइवम जो है इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है, याद रखना। ठीक है, और वाई मेंडल चूज पी प्लांट, इस तरीके का सवाल आ सकता है एग्जाम में कि वाई मेंडल चूज पी प्लांट, बिकॉज वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, है ना। तो सेल पोलिनेशन कैन बी डन, सेल पोलिनेशन वो करा सकते थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन था तो फास्टर रिजल्ट उनको मिलता। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाता था और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ 7 कैरेक्टर, और उसके 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट थे, याद रखना। 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट थे। कौन कौन से थे और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो गया? तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो है वो 14 हो गया। ठीक है, और कैरेक्टर कितना? 7 कैरेक्टर है। क्लियर है, टोटल 7 कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो शेप ऑफ सीड्स जो है, शेप ऑफ सीड्स में डोमिनेंट ट्रेड कौन है? राउंड है। और रिसेसिव क्या है? रिंकल। ठीक है, कलर ऑफ सीड्स में येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। कलर ऑफ पॉट्स में ग्रीन जो है तुम्हारा क्या है? डोमिनेंट ट्रेड है, और येलो जो है वो तुम्हारा क्या है? रिसेसिव है। शेप ऑफ पॉट्स में फुल तुम्हारा क्या है? डोमिनेंट है, और फ्लैट कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है तुम्हारा क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, प्लांट हाइट में टॉल, टॉल जो है वो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, और शॉर्ट यानी ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर एट लीफ जंक्शन, ये तुम्हारा डोमिनेंट है ना। और एट टिप्स ऑफ ब्रांचेस, ये तुम्हारा क्या है? रिसेसिव है। फ्लावर कलर वायोलेट जो है वो डोमिनेंट है, और व्हाइट क्या है? रिसेसिव है। समझ में बात? तो डोमिनेंट ट्रेट कौन है, रिसेसिव ट्रेट कौन है, ये समझ में आना चाहिए तुमको। ठीक है, और टोटल जो है 7 कैरेक्टर लिए थे, याद रखना। टोटल कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर, और ट्रेट कितना था? 14 ट्रेट था। ठीक है, ये बात याद रखना मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के। तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझो, ये एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस क्या है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिल्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का जब हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो उस क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। क्लियर है बात? यहाँ पे ओनली 1 ट्रेट इज कंसीडर, सिर्फ एक ही ट्रेट को कंसीडर किया था। जैसे कि मान लो प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर हो गया, और उसका 2 ट्रेट हो गया, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग 2 ट्रेट को कंसीडर करते हैं, जैसे एक मान लो सीड शेप मान लिया, और एक सीड का कलर मान लिया। ठीक है, उसके बाद फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, इस तरीके से सवाल आपसे आ सकता है। ठीक है, तो F2 फिनोटिपिक रेशियो जो है तुम्हारा, याद रखना, फिनोटिपिक रेशियो जो है तुम्हारा 3:1 होता है ना। फिनोटिपिक रेशियो जो है तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? 3:1 होता है। और जीनोटिपिक रेशियो होता है, जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जीनोटिपिक रेशियो याद रखना 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो है तुम्हारा रेशियो 9:3:3:1, ये क्या है? फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का तुमको बस फिनोटिपिक रेशियो ही याद रखना है। क्रॉसिंग अ टॉल प्लांट विद अ शॉर्ट टीटी, इसमें हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल डी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग राउंड येलो RRYY सिट विथ रिंकल ग्रीन स्मॉल RYY से। ठीक है, तो ये जब हम डिटेल पूरा पढ़ा रहे थे तब जो है पूरे तरीके से एक एक चीज डिस्कस किए थे। अभी उतना समय नहीं है कि हम एक एक तुम्हारा क्रॉस करके यहाँ पे दिखाएं। ठीक है, तो बेसिकली समराइज करके उसको हम रिवाइज करा दिए। समझ में बात? अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास 2 लॉ है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ना हेटेरोजाइगस पेयर द डोमिनेंट एलील इज एक्सप्रेस, मतलब कि अगर हेटेरोजाइगस पेयर है इस तरीके से है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें से जो डोमिनेंट एलील है वही क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है एलील सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बनता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है? एलील जो है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब कि अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? तो इट स्टेट दैट व्हेन 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर स्टडीड टुगेदर, जब हम 2 या उससे ज्यादा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर। तो जो इनहेरिटेंस होता है 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर का, वो इंडिपेंडेंट होता है इनहेरिटेंस ऑफ अनदर पेयर पे। ठीक है, करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका डेफिनेशन याद रखना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड मेल और फीमेल इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या? डिटर्मिनेशन मतलब पहचानना, सेक्स को पहचानना कि मेल है या फीमेल है। ठीक है,
समझ में बात। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। आउट ऑफ दिस इसमें से 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, चाहे एक्सेस हो चाहे एक्स वाई हो। एक्सेस होगा तो तुम्हारा फीमेल और एक्स वाई होगा तो मेल। फीमेल हैज एक्सेस क्रोमोसोम और मेल हैज एक्स वाई क्रोमोसोम। क्लियर है बात। मेल प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट, मेल 2 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक्स और वाई, है ना। मेल जो है वो 2 तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक्स और वाई। फीमेल प्रोड्यूस एक्स टाइप और फीमेल हमेशा एक्स टाइप का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे समझो, इफ x प्लस एक्स अगर मिलता है तो फीमेल चाइल्ड और y प्लस एक्स मिलता है तो मेल चाइल्ड। तो जो नया फीटस होगा वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट, यहाँ पे देखो ये मेल है हमारा, है ना, और ये फीमेल इधर लेता है, ठीक है। मेल के पास क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम। फीमेल के पास क्या होता है? एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मेल एक्स क्रोमोसोम देता है और फीमेल तो हमेशा एक्स देगी, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बनाएगा? फीमेल। क्लियर है बात। और अगर मेल वाई देता है, वाई, ठीक है, वाई क्रोमोसोम, और फीमेल तो ऑलवेज एक्स, तो फीमेल एक्स दी, फीमेल क्या दी? एक्स। तो फिर क्या बनेगा? जो चाइल्ड बनेगा वो तुम्हारा मेल। क्लियर है बात। तो जो नया चाइल्ड है वो मेल बनेगा या फीमेल, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेल के ऊपर, कि वो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम दे रहा है। चलो, तो एक और चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक और चैप्टर, लास्ट चैप्टर हम लोग का बचा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको भी हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है क्या है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रेगुलेट एंड इंटीग्रेट्स इट्स एक्टिविटीज। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेगुलेट करता है और इंटीग्रेट करता है अपने एक्टिविटीज को। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। स्टिमुलस क्या है? जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, है ना, जिसके चेंज होने के वजह से ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। वही को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। मतलब कि स्टिमुलस जब मिला, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टिमुलस मिला, तो उसके अगेंस्ट वो क्या बर्ताव कर रहा है, वो क्या है? उसका रिस्पॉन्स है। समझ में आया बात। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है टर्म कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारे बॉडी के जो वेरियस पार्ट है वो सब क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, है ना, स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड देते हैं। समझ में बात। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में जो है वो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। तो एनिमल शो कोऑर्डिनेशन थ्रू 2 सिस्टम, 2 सिस्टम के थ्रू। याद रखना, 2 सिस्टम के थ्रू जो है एनिमल क्या करता है? कोऑर्डिनेशन को शो करता है, कोऑर्डिनेशन को दिखाता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम है। याद रखना, सबसे पहला सिस्टम हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम का हम 2 पार्ट में उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जो कुछ भी बचा वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा। क्लियर है बात। तो याद रखना, इसे वाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस वजह से इसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर है बात। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे जो ब्रेन से निकल रहे हैं जो नर्व्स है, यानी कि जिसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं नर्व है जो कि हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो याद रखना, क्रेनियल नर्व जो है वो तुम्हारा 12 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 12 पेयर। और स्पाइनल नर्व जो है वो तुम्हारा कितना होता है? 31 पेयर होता है। क्लियर है बात। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो निकल रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। क्लियर है। और दूसरा सिस्टम जो है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम वर्क थ्रू हार्मोन्स रिलीज डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये सिस्टम क्या करते हैं? ये ब्लड में क्या करते हैं? हार्मोन को रिलीज करते हैं ना, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और इस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर एंड इफेक्टर के बारे में जान लो। तो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर आर सेल, टिश्यू और ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस। मतलब कि वो सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन जो क्या कर रहा है? स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है। जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है उसे हम लोग रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इफेक्टर्स क्या है? इफेक्टर्स आर मसल्स और ग्लैंड विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इफेक्टर्स जो है वो मसल्स हैं या ग्लैंड्स है जो क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टिमुलस का क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? इफेक्टर कह रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व का। तो नर्व क्या है? नर्व इज अ बंडल ऑफ फाइबर दैट कैरीज सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो नर्व क्या है? बंडल ऑफ फाइबर्स है ना, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स है जो क्या कर रहे हैं? सिग्नल को कैरी कर रहे हैं ब्रेन और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक। ठीक है, न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है, न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड डायग्राम वाले सेशन में कराया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कुछ हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है तुम्हारा, है ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और जो है इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। क्लियर है, डायग्राम पूछ सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया तुम्हारा डेंड्राइट शॉर्ट ब्रांच, ये तुम्हारा एक्सॉन हो गया यहाँ पे तुम्हारा। और देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में मेंशन किया है, डेंड्राइट्स हो गया जो रिसीव करता है इंपल्स को, फिर ये इंपल्स तुम्हारा जाता है कहाँ? बॉडी में, सेल बॉडी में, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, फिर एक्सॉन कैरी करता है इंपल्स को। अब जब कहीं कहीं पे तुम्हारा माइलिन शीट होता है और किसी किसी न्यूरॉन में माइलिन शीट नहीं होता है। जिसमें माइलिन शीट होता है उसे माइलिनेटेड कहते हैं, जिसमें माइलिन शीट नहीं होता उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर न्यूरॉन का तुम्हारा इस तरीके से पूछ सकता है। देखो यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर है, ऑर्गन और स्टिमुलस है। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर जो है ये इसका स्टिमुलस क्या है? लाइट, और ऑर्गन तुम्हारा हो जाएगा आई। और फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करें तो इसका स्टिमुलस तुम्हारा क्या है? स्मेल, और इसका ऑर्गन हो जाएगा नोज। और गस्टैटरी रिसेप्टर्स जो है उसका ऑर्गन क्या हो गया? टंग, और स्टिमुलस क्या हो गया? टेस्ट। ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स जो है इसका ऑर्गन क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, और स्टिमुलस साउंड। थर्मो रिसेप्टर्स का जो ऑर्गन है वो तुम्हारा हो जाएगा स्किन, है ना, और स्टिमुलस हीट या कोल्ड हो सकता है। नोसी सेप्टर्स का जो है तुम्हारा ऑर्गन स्किन हो जाएगा, और स्टिमुलस क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनैप्स का। तो साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स इज द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, उसे हम लोग साइनैप्स कहते हैं। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि साइनैप्स है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्स। ठीक है, द रोल ऑफ साइनैप्स इज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। और इसका रोल क्या होता है? इसका रोल ये होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हम क्या करेंगे? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीच द एंड ऑफ एक्सॉन एंड काउज द रिलीज ऑफ केमिकल्स। वहां पे जाता है, एंड ऑफ एक्सॉन पे जाता है, और वो केमिकल को रिलीज करता है। उस केमिकल को हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे एसिटाइल कोलिन, याद रखना, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और these chemical cross the synaptic gap and reach dendrite of next neuron generating a new electrical impulse। फिर ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है और नया इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करता है? जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, केमिकल कलेक्टेड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट। एंड ऑफ डेंड्राइट पे केमिकल कलेक्ट किया जाता है। केमिकल रिएक्शन क्रिएट मूवमेंट ऑफ आयन। जो केमिकल रिएक्शन है वो मूवमेंट्स ऑफ आयन क्रिएट करवाते हैं। आयंस मूवमेंट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, और आयन मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेटेड एट डेंड्राइट, और इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो जनरेट होता है तुम्हारे डेंड्राइट पे। इंपल्स ट्रैवल थ्रू एक्सॉन, फिर इंपल्स जो है वो ट्रैवल करता है एक्सॉन के थ्रू, फिर रीच करेगा नर्व एंडिंग पे, है ना, रीच करेगा कहाँ? नर्व एंडिंग पे, और रिलीज ऑफ केमिकल एट साइनैप्स। फिर साइनैप्स जहाँ पे बनेगा वहां पे केमिकल को रिलीज करेगा। केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो दो तरीके का होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन है? तो सेंसरी न्यूरॉन वो है जो हमारा सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाए। ठीक है, सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाने वाले जो है वो तुम्हारे सेंसरी न्यूरॉन कहलाते हैं, और ब्रेन से जो रिस्पॉन्ड करवा रहे हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन तुम्हारे मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। तो देखो क्या लिखा है? ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, है ना, ये क्या कर रहे हैं? रिसेप्टर से सीएनएस तक इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। और मोटर न्यूरॉन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इंपल्स को सीएनएस से इफेक्टर तक, सीएनएस से इफेक्टर तक। ठीक है, इफेक्टर हमारा मसल्स और ग्लैंड हो सकता है। रिसेप्टर और इफेक्टर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिले न्यूरॉन एक और है तुम्हारा इंटर न्यूरॉन, ये भी तुमको दे दिया है तो ये भी याद रखना, रिले न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है, कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ये क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, मस्कुलर जंक्शन की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन नर्व्स एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल्स फाइबर। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो पॉइंट है जहां पे क्या होता है? नर्व एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन और मसल्स फाइबर जो है वो तुम्हारे क्या करते हैं? मीट करते हैं। समझ में आया बात? वो तुम्हारा जगह कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इंपल्स काउजेज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विच काउजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन, और वहां पे क्या होता है? इंपल्स की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होते हैं,
ठीक है, और उसके वजह से मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है वैसा एक्शन जो हमारी इच्छा अनुसार ना हो। ठीक है, वैसे एक्शन को हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, और वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है वैसा एक्शन जो हमारी इच्छा अनुसार हो, वैसे एक्शन को हम लोग वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन की बात करें तो एक्शन विच अकर विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल आर इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रीथिंग, डाइजेशन, पेरिस्टाल्सिस, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। वॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो हमारे पास वैसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में, एक्शन परफॉर्म विद कॉन्शियस कंट्रोल आर वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, चलना हमारे कंट्रोल में, टॉकिंग बोलना हमारे कंट्रोल में, राइटिंग लिखना हमारे कंट्रोल में, डांसिंग हमारे कंट्रोल में। ठीक है, तो वैसा एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में, जो हमारी इच्छा अनुसार होता है, उसे हम लोग वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, और वैसा एक्शन जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं चलता उसे हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे अच्छा तरीके से समझो कि मान लो तुम किचन में गए, किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, तो तुरंत तुम अपना हाथ हटा लेते हो। ठीक है, तो जब ये तुरंत तुम अपना हाथ हटा ले रहे हो, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करते हैं, मेन रोल यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का होता है, बाद में वो सिग्नल ब्रेन को भेज देता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस को लेकर क्विक ऑटोमेटिक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स जो है ना, वही हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं है, वहां पे कुछ तुम नहीं सोचे कि गर्म है तो हम हटाएं, नहीं, तुम गर्म लगा फट से हटा लिए, है ना। एग्जाम्पल, विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? अच्छा, ये एक डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का, ये रिफ्लेक्स आर्क बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिसेप्टर है तुम्हारी स्किन में, यहाँ से तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन जो है वो लेके जा रहा है सिग्नल। ठीक है, ये कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा, ये देखो बीच में रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या है, अभी पर क्या आ रहे हैं हम लोग, जहाँ पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो है मिल रहे हैं। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, ये तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, सीएनएस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजा, और वो इफेक्टर जो कि तुम्हारा मसल आर्म एक तरीके से मान लो, तो उससे क्या किया, उस हाथ को हटवा दिया। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो आर्क बना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। फिर बाद में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सिग्नल को कहाँ भेज देगा, ब्रेन को भेज देगा, और मेमोरी बना लेगा। ठीक है, अब ब्रेन के बारे में याद रखना है, डायग्राम भी आ सकता है। ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और मेन कंट्रोल सेंटर जो है हमारे बॉडी का वो ब्रेन होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे पास क्या आता है, तो फोर ब्रेन में हमारे पास आता है तुम्हारा हिप्पोकैम्पस हो गया, एमिगडाला हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के बारे में याद रखना कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है हमारा क्या होता है, सेरिब्रम होता है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो हमारा सेरिबेलम होता है। याद से सुनना, गौर से सुनना। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम लिख देते हैं, सेरिब्रम, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। समझे बात, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर है बात? और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो है सेरिबेलम। गलती मत कर देना एग्जाम में, सेरिबेलम। ठीक है, याद रखना। तो फोर ब्रेन में इंक्लूड सेरिब्रम एंड थैलेमस। थैलेमस में हाइपोथैलेमस होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस। कंट्रोल थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन की बात करें तो टेक्टम होता है, टेगमेंटम होता है, और सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है। कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड आईज के, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। हेल्प इन विजन एंड हियरिंग, विजन और हियरिंग में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ अगर हिंड ब्रेन की बात करें तो इंक्लूड सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कौन से ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, या हिंड ब्रेन का? तो हिंड ब्रेन का। समझ आया बात? सेरिबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। थैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। इस तरीके से सवाल जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, देखो सेरिबेलम के बारे में बात करते हैं। मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर, बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। पॉन्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रिज की तरह काम करता है अलग अलग ब्रेन के पार्ट तक। अच्छा, वहां पे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये याद रखना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स दोनों में होता है। ठीक है, आगे बात हो शायद इसमें। ठीक है, एक्ट एज अ ब्रिज हो गया। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। इनवॉलेंट्री एक्शन जो है जैसे ब्रीथिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। हम कई बार बता चुके हैं, भूख, प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप यानी कि हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से जो सिक्रेशन है हार्मोन का, वो भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन्स। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन्स में हमारे पास सबसे पहला है तुम्हारा क्रेनियम। क्रेनियम जो है हार्ड बोनी बॉक्स है, इसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। मेनिंजेस की बात करें तो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होता है। मेनिंजेस जो है वो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो तुम्हारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, मेनिंजेस जो है वो 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को क्या करता है, कवर करता है। समझ में बात? मेनिंजेस का 3 लेयर होता है तुम्हारा,
पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरिकनोइड मैटर। क्लियर है, याद रखना, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरिकनोइड मैटर। पिया मैटर सबसे नीचे, पिया मैटर, उसके बाद एरिकनोइड मैटर, उसके बाद ड्यूरा मैटर। 3 लेयर होते हैं मेनिंजेस के। और मेनिंजेस जो है वो एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे सीएसएफ इन शॉर्ट कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है शॉक को, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, और ये तुम्हारे मेनिंजेस के बारे में बता दिया, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो नेटवर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन। तो कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के नेटवर्क्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर इन द बॉडी, केमिकल मैसेंजर की तरह ये बॉडी में काम करता है। अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। ग्लैंड्स है, एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ फंक्शन है और रिलेटेड डिजीज है। हाइपोथैलेमस की बात कर तो ये कौन सा हार्मोन निकालता है, जीएचआरए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है, एक जीएनआरएच होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है जीएचआरएच। ठीक है, ये कहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएचआरएच। फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, समझ में आप। और इससे रिलेटेड अभी डिजीज तुमको नहीं जानना। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकलवाता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकलवाता है, ग्रोथ हार्मोन। यही देखो, यही जीएचआर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को निकालेगा, जो कि बॉडी ग्रोथ करवाएगा, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और मसल्स करवाएगा। ठीक है, अगर एक्सेस हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस निकल जाता है तो गाइगेंटिज्म क्या हो जाएगा, गाइगेंटिज्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा है तो गाइगेंटिज्म हो जाएगा, लंबा सा गिरट खल्ली, है ना। और यही अगर ग्रोथ हार्मोन कब निकलता है तो डिफिशियंसी हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, है ना। ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। बात समझ में आया, बौनापन। और दूसरी तरफ थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। आयोडीन डिफिशियंसी अगर होता है तो ग्वाइटर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का डिफिशियंसी अगर होता है तो ग्वाइटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज है जो इंसुलिन रिलीज करता है, हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है, उसके अलावा ग्लूकागॉन भी रिलीज करता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को और डायबिटीज जैसा बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंसुलिन कम है तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन निकालता है, एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, उसी को हम लोग एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन भी कहते हैं। प्रिपेयर बॉडी टू कोप विद इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या सवाल आ सकता है। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस इन मेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन निकालता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स वॉइस बियर्ड ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरीज इन फीमेल एस्ट्रोजन निकालता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्लांट की अगर हम बात करें तो इन प्लांट्स स्टिमुलेट इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू अ नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह यहाँ पे स्टिमुलस जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, क्लियर है बात। और कह रहा है कि इंस्टीड इसके जगह पे कम्युनिकेशन अकर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दीज सिग्नल्स ट्रैवल फ्रॉम सेल टू सेल, और ये सिग्नल सेल टू सेल क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो मूवमेंट्स इन प्लांट की पहले बात कर ले तो यहाँ पे 2 तरीके का मूवमेंट्स होता है प्लांट में, एक नेस्टिक मूवमेंट होता है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ठीक है, प्लांट शो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहले नेस्टिक मूवमेंट का। तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट अगर हम बात करें तो वो नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। मूवमेंट अगर ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर, अगर अमाउंट ऑफ वाटर में चेंज हो रहा है उसके वजह से मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहेंगे। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के। ठीक है, एग्जांपल व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट लाइक माइमोसा प्यूडिका, जिसे हम छुई मुई कहते हैं, दे फोल्ड। तो देखोगे अक्सर जब भी छुई मुई को जो छूते हैं तो वो क्या करता है, फोल्ड कर जाता है। ठीक है, इसका नाम याद रखना, माइमोसा प्यूडिका। ठीक है, और दूसरी तरफ ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें यानी ट्रॉपिज्म, तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ग्रोथ मूवमेंट जो हो रहा है प्लांट पार्ट का वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट वो क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट है, याद रखना। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो तुम्हारा क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है स्टिमुलस का वो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और प्लांट का जो ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ है अगर स्टिमुलस के टुवर्ड्स होगा, स्टिमुलस की तरफ होगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, और ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा तो उसे हम लोग नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। समझ में आया बात। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म से सवाल तुम्हारा 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। अब हार्मोन्स इन प्लांट्स की बात करें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो हार्मोन्स इन प्लांट में प्लांट हार्मोन क्या है, ऑक्सिन है।
ठीक है। ग्रोथ प्रोमोटर जीपी, प्रोमोट सेल एलोंगेशन इन शूट्स, और उसके अलावा कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और ये क्या करता है, बेंडिंग कर देता है टुवर्ड्स लाइट्स। दूसरा हार्मोन है तुम्हारा गिबरेलिन, ठीक है, जीपी ग्रोथ प्रोमोटर ये भी है। तो ये 2 हार्मोन्स का नाम याद रखना है जो कि प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। तो पूरा बायोलॉजी को लगभग हम 2 घंटा में, लगभग 2 घंटा में जो पूरा बायोलॉजी को कंप्लीट करा दिए हैं।